तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के सारे एपिसोड्स को। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सीजन 1 को नहीं देखा तो सीजन 2 में कुछ भी समझ नहीं आएगा कि कौन किसका दुश्मन है, कौन किसके एलाइज है, कौन किसका साथी है, कौन से ड्रैगन किसके हैं। आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए सीजन 1 को देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद सीजन 2 को कंटिन्यू करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है विंटरफेल नाम के जगह को दिखाते हुए, और ये वही जगह है जहाँ स्टार्क रहा करते हैं। खैर, बताया जाता है कि नॉर्थ के ऊपर 7 किंगडम्स का बहुत बड़ा कर्ज है और उनके पूर्वज टॉरेन स्टार्क ने एक परंपरा शुरू की थी। ठंड की शुरुआत से उनके खानदान से 10 लोगों को चुना जाता है रात के पहरेदार के लिए, मतलब नाइट वॉच के लिए। और ये कोई सजा नहीं है बल्कि सम्मान की बात है। इससे वो लोग नॉर्थ की सेवा करते हैं। और इसके बाद हम रेनेरा के बेटे जसेरिस को देखते हैं, जो क्रेगन स्टार्क से मिलने के लिए आया था। और वो लोग बात कर रहे होते हैं ठंड के बारे में, जिस पर क्रेगन कहने लगता है कि एक बार ये ठंड आ गई तो गर्मी कैसी होती है तुम भूल जाओगे। इसके बाद वो लोग नाइट वॉच वॉल के ऊपर आते हैं। जसेरिस कहने लगता है कि 7 किंगडम्स के बीच की एकता टूटने लगी है, मगर क्रेगन कहता है कि स्टार्क अपनी शपथ कभी नहीं भूलने वाले। मगर वो कहता है कि उसे यहाँ पर इस दीवार के ऊपर पहरेदारी करनी होगी अपने लोगों के साथ, इसीलिए वो उसके साथ किंग्स लैंडिंग नहीं जा सकता। जसेरिस कहता है कि अगर तुम लोग वहाँ नहीं जाओगे, हमारी मदद नहीं करोगे, तो हाई टावर हमारे राज्य पर हमला कर देंगे। मेरी माँ को तुम्हारी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, जंग होने वाली है और सच बात यह है कि आपके बिना हम जीत नहीं पाएंगे। जसेरिस वॉल के दूसरे तरफ देखता है और क्रेगन उसे पूछता है कि आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वज ने 700 फीट की बर्फ की दीवार क्यों बनाई है? सिर्फ जंगली जानवर और ठंड से बचने के लिए? जसेरिस पूछता है तो फिर ये दीवार किससे बचाव करती है? क्रेगन कहता है मौत से। वो बताता है कि उनके पास बहुत सारे ग्रे बियर्ड्स हैं जिन्होंने बहुत ठंड को झेला है और वो लोग तुम्हारे युद्ध पर जा सकते हैं। तभी उन्हें ड्रैगन स्टोन के तरफ से एक जरूरी खबर मिलती है, जिससे कि जसेरिस को पता चलता है कि उसके भाई लुसेरिस की मौत हो चुकी है। इसके बाद ड्रैगन स्टोन में हम रेनिस टारगेरियन को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन मेलिस के साथ आती है। और डेमन उसे कहने लगता है कि मुझे उनके ड्रैगन वेगार को मारना है और एमंड को भी। रेनिस पूछती है क्या रानी का ये हुक्म है? वो कहता है नहीं। रेनिस कहती है तो फिर उनके आने का इंतजार करो, वो दुखी है, उसे थोड़ा वक्त दो। डेमन कहता है तो फिर इसका मतलब क्या है कि माँ रोएगी और वो एक रानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाएगी। डेमन उसे कहता है उसके साथ चलने, मगर रेनिस कहती है मैं तुम्हारी बात जरूर मानती अगर तुम यहाँ के किंग होते। इसके बाद हम रेनेरा को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन सायरेक्स के साथ समुद्र किनारे आ गई थी और वो गुस्से में आग बबूला थी। ड्रिफ्ट मार्क में हम लॉर्ड कॉर्लिस वेलारियन को देखते हैं। वो अपने जहाज सी स्नेक को देखने के लिए आता है, जो युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा खराब हो गया था। इसीलिए सारे काम करने वाले लोग जहाज को साफ कर रहे थे। कॉर्लिस एलन ऑफ हल से कहता है कि मुझे अपने सारे जहाज समुद्र में चाहिए, लेकिन वो कहता है कि कुछ दिन और लगेंगे, लेकिन मैं अपने भाई से बात करूंगा ताकि वो लोग जल्दी से इस काम को खत्म करें। वो कॉर्लिस को एक खंजर देता है जो उसने लुसेरिस के लिए बनाया था। एलन ऑफ हल कहता है कि उन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कॉर्लिस को पता है असली में वो वही था जिसने युद्ध में उसकी जान बचाई, इसीलिए कॉर्लिस एलन का एहसानमंद है। कहानी जाती है किंग्स लैंडिंग में, जहां पर एरिक अपने लोगों को सावधान होने को कहता है क्योंकि साउथ ईस्ट के तरफ से एक ड्रैगन आ रहा था। वो लोग अपने हथियार को तैयार करते हैं, लेकिन ये तो वेगार था, इसलिए वो लोग हथियार नीचे कर लेते हैं। एगॉन अपनी पत्नी, जो कि उसकी बहन भी है, हेलेना, वो उसे पूछने लगता है कि उनका बेटा जहेरिस कहाँ है। तो हेलेना बताती है कि वो अभी क्लास में है, लेकिन एगॉन अपने बेटे को स्मॉल काउंसिल में ले जाना चाहता था क्योंकि वो अपने बेटे को किंग बनने की ट्रेनिंग देने वाला था। हेलेना बता देती है कि उनका बेटा लाइब्रेरी में है। इसके बाद हम एगॉन की माँ एलिसेंट को देखते हैं, जो कि क्रिस्टन कोल के साथ मजे करने लगती है क्योंकि अब उसका पति जो मर चुका है। फिर वो तैयार होती है और क्रिस्टन कोल से कहती है कि ये काम हम दोबारा नहीं करेंगे। इसके बाद टीम ग्रीन की स्मॉल काउंसिल मीटिंग बैठती है और अब स्मॉल काउंसिल मीटिंग एगॉन संभालता है, जो वहां पर अपने बेटे को लेकर आया था। हैंड ऑफ द किंग ऑटो हाई टावर, जो एलिसेंट के पिता भी हैं, वो सारी खबर एगॉन को बता रहे होते हैं कि तभी एलिसेंट पूछने लगती है कि रेनेरा की तरफ से कोई लेटर आया क्या। मगर ऐसा सुनने को आया है कि वो लोग अपने खाड़ी के रास्ते को रोक कर रखे हैं, तो शायद वो लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन उसका बेटा, मतलब कि राजा एगॉन, तो बस अपने बेटे को ही देखने में बिजी था। तो उसकी माँ एलिसेंट कहने लगती है कि हमें फिलहाल और भी बड़े मुद्दों पर बात करनी है। आखिर में वहाँ पर एमोंड आ जाता है, जो कि एगॉन का छोटा भाई है, लेकिन उसकी माँ उसे कह रही होती है कि तुम स्मॉल काउंसिल मीटिंग में नहीं आ सकते। मगर एमोंड कहता है कि मेरे राजा भाई ने मुझे बुलाया है। दोनों भाई मिलकर अपना प्लान बताने लगते हैं
और वो लोग अपने ड्रैगन को लेकर जाना चाहते हैं जिससे उनका काम आसान हो जाएगा। लेकिन एलिसेंट उन्हें समझा रही होती है कि थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने। वेगार ड्रैगन का यहाँ रहना सही है ताकि रेनेरा और उसकी सेना यहाँ पर जंग शुरू ना कर दे। एलिसेंट से मिलने के लिए लॉर्ड लैरिस आता है और बताता है कि उसने यहाँ काम करने वाले स्टाफ से बात की और बहुत कुछ उसे पता चला और जो लोग उसके साथ नहीं है उन्हें मार दिया गया और उसने एलिसेंट के लिए पर्सनली नया स्टाफ बुलाया है। इसके बाद एलिसेंट जब नहा रही होती है तो उसकी नई सेवक उसकी मदद कर रही होती है, लेकिन एलिसेंट उनके काम से खुश नहीं थी। वो उन्हें जाने को बोल देती है। रेनेरा शिप ब्रेकर बे में पहुंच जाती है अपने मरे हुए बेटे के तलाश में ताकि उसे लुसेरिस का कुछ भी हिस्सा मिल जाए या उसके ड्रैगन का हिस्सा। आखिर में उसे एक ड्रैगन का कटा हुआ पंख मिलता है और उसके बेटे का एक कपड़ा जिसे वो अपने हाथ में लेकर रोने लगती है। रेनेरा को दुखी देखकर उसका ड्रैगन भी बहुत दुखी हो गया था। रेड कीप में हम राजा एगोन को देखते हैं जो आखिरकार आयरन थ्रोन पर बैठता है और प्रजा के लोग उसे मिलने के लिए आते हैं और एक आदमी अपनी परेशानी बताता है कि उसे अपने भेड़ वापस चाहिए और एगोन वापस करने के लिए मान जाता है। लेकिन ऑटो हाईटावर कहने लगता है कि ड्रैगन को खिलाने के लिए ये नियम बनाया गया है, इसलिए इन लोगों को अपने पाले गए जानवर का 10वां हिस्सा देना पड़ता है। अगर एक को हम लौटा देंगे तो बाकी के किसान भी आ जाएंगे अपने भेड़ लेने के लिए। एगोन उसे फिर से कह देता है कि उसके भेड़ वापस वो नहीं करेगा। फिर एक आदमी सामने आता है जो हथियार बनाता है और कहता है कि हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं, मगर लोहे की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमें आपकी मदद चाहिए। एगोन उन्हें ज्यादा पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन लगता है इसमें भी ऑटो हाईटावर खुश नहीं था। खैर ये तो चलता रहता है। एगोन लैरिस से मिलता है और उसे अकेले में बात करता है और वो उसे ऑटो हाईटावर के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो हर चीज में अपना कंट्रोल दिखाता है। आपके पिता के साथ भी वो ऐसे ही करता था। हम लोग युद्ध के कगार पर हैं, इसीलिए आपकी शख्सियत थोड़ी हट के नजर आनी चाहिए। ऑटो अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वो दोनों भी आने वाले युद्ध के बारे में बात कर रहे थे और वो कहने लगती है कि रेनेरा अपनी घुटने टेकेगी और मेरा बेटा यहाँ राज करेगा। यही विसेरिस की इच्छा थी, इसीलिए आप मेरा साथ दीजिए। मेरे दोनों बेटे आपको आदर्श मानते हैं। रेनेरा के एक बेटे ने तो एमंड की आंख निकाल ली, लेकिन उसे कुछ हुआ भी नहीं। वो चाहती है कि एगोन को बचा के रखा जाए क्योंकि वो उनका राजा है, लेकिन उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जीत युद्ध के बिना नहीं मिलेगी, युद्ध तो होके रहेगा। वो कहती है मैं जानती हूँ, बस ये चाहती हूँ कि खून की नदियां ना बहे। इसके बाद हम ब्लैक वाटर बे में देखते हैं सर एरिक को, जिसे मिसेरिया मिल जाती है, जो किसी तरह लैरिस के चंगुल से भाग निकली थी क्योंकि उसने पहले कहा था ना कि वो उसने अपने पुराने स्टाफ को मार डाला और वो सभी लोग मिसेरिया को ही खबर पहुंचा देते थे। इसके बाद उसे डेमन के पास लाया जाता है और वो दोनों पहले कभी आशिक हुआ करते थे। डेमन उस पर काफी गुस्सा था क्योंकि उसी के वजह से एगोन आसानी से राजा बन गया, क्योंकि वो यहाँ की खबर वहाँ करती थी और उसी के वजह से उनका एक बेटा भी मारा गया। मिसेरिया उसे कहने लगती है कि मैं ये सिर्फ पैसों के लिए करती हूँ, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। मेरे लिए ऑटो हाईटावर एक प्यादा था, जैसे कि अब मैं तुम्हारे लिए हूँ। डेमन उसे ऑटो हाईटावर के प्लान के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद डेमन उसे काल कोठरी में बंद करके छोड़ देता है और एरिक से कहता है कि इसके साथ गद्दार जैसा सुलूक करो। एरिक मना करता है क्योंकि वो औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऑटो हाईटावर की मदद तो की नहीं, मगर डेमन उसे कहता है अपना काम करने और उस पर चिल्लाने लगता है कि एगोन तुम्हारे कब्जे में था, अगर तुम चाहते तो तुम उसे मार सकते थे, लेकिन तुम भी गद्दार हो, बिल्कुल अपने भाई की तरह। इसके बाद एरिक बताने लगता है कि वो 8 से 10 साल की उम्र के बीच ही वो दोनों भाई किंग्सगार्ड के नाम हो गए और उन्होंने शपथ भी ली राज परिवार की हिफाजत करने की। लेकिन जब परिवार ही आपस में लड़ने लगे तो गार्ड्स क्या करेंगे। डीमन ये सुनकर चला जाता है। अब आखिर में वहां पर साइरेक्स पे सवार होकर रेनेरा अपने घर वापस आती है। डेमन उसे पूछता है कि तुम्हें वो मिला जो तुम ढूंढ रही थी। वो कहती है हाँ। इसके बाद वो टेबल के पास आती है जहाँ सभी लोग उन्हें प्लान के बारे में बता रहे थे। रेनेरा बस यही कहती है कि मुझे एमंड चाहिए और वो वहां से चली जाती है। डेमन मिसेरिया से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझे अंदर की खबर दोगी तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आखिर में जेसेरिस नॉर्थ से वापस लौट आता है और अपनी माँ को बताता है कि लेडी जेन एरिन ने अपना सपोर्ट दिखाया है अगर ड्रैगन बदले में वेल की सुरक्षा करेंगे, और क्रेगन स्टार्क ने 2000 सैनिक भेजने की बात की है। इसके बाद वो भी टूट जाता है और अपनी माँ को गले लगाकर रोने लगता है क्योंकि उसने भी अपने छोटे भाई को खोया है। इसके बाद वो लोग फ्यूनरल रखते हैं और उनके पास लुसेरिस की बॉडी तो नहीं है,
इसलिए वो लोग उसकी याद में उसके बचे हुए कपड़े को जला देते हैं। एलिसेंट ग्रैंड सेप्ट जो कि एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ अपने पूर्वजों को याद करके वो कैंडल जलाती है और अपनी माँ को याद करती है, अपने पति को याद करती है और उसके बाद वो अपनी दुश्मन रेनेरा के बेटे लुसेरिस के लिए भी कैंडल जलाती है। डेमन रात के समय छुपकर किंग्स लैंडिंग पहुंच जाता है और वहां तो वो सारे रास्ते जानता था और उसे वहां पर एक सैनिक मिलता है। वो भी हाई टावर से नफरत करता है। वो डेमन को अंदर ले जाता है। फिर डेमन को चीज नाम का आदमी मिलता है जो महल के अंदर और बाहर सभी चीजों को जानता है, पहचानता है और उसके पास अंदर की खबरें भी हैं। डेमन उसे पूछता है तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है। डेमन उसे कहता है तुम्हें एमंड को ढूंढकर मार देना होगा। डेमन उसे ढेर सारा पैसा देता है और कहता है कि ये काम होने के बाद तुम्हें बाकी के पैसे मिल जाएंगे। चीज मान जाता है। एमंड और क्रिस्टन अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं और एमंड कहता है कि मेरी माँ मुझसे गुस्सा है क्योंकि वो सोचती है कि ये युद्ध मेरे वजह से शुरू हो गई है, जो कि सही भी है। क्रिस्टन कहता है कि इसमें तुम्हारी माँ की गलती नहीं है, रेनेरा बेरहम है, उसी ने एलिसेंट के मन में शुरू से ही जहर घोल दी। तभी वहाँ पर ऑटो हाई टावर आ जाते हैं और वो क्रिस्टन कोल से कहते हैं बाहर जाने को। वो अकेले में एमंड से कहते हैं कि लगता है तुम भी कोई योजना बना रहे हो, और वो भी मुझे और अपनी माँ को बिना बताए, और कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारे जवानी का जोश है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अपने बदला लेने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल खुद को काबू में रखो। चीज को देखते हैं जो महल में जाने के लिए एक सीक्रेट दरवाजे से अंदर आ जाता है जहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ था। वो लोग उस जगह तक आ जाते हैं जहाँ पर राजा एगोन आयरन थ्रोन पर बैठे हुए थे और वो दोनों उन्हीं के बीच से सर झुकाकर चले जाते हैं। चीज ऊपर नहीं जाना चाहता और वो सैनिक से कह देता है कि तुम ऊपर जाओ और मैं यहीं रुकूंगा, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। मगर वो सैनिक उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि काम इतना आसान होता तो तुम्हें इतने पैसे क्यों मिलते। चीज कहता है एक और रास्ता है ऊपर जाने का। वो लोग ऊपर आते हैं और उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर पहले एमंड क्रिस्टन से बात कर रहा था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर सैनिक ब्लड दूसरे कमरे में चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक सेवक देख लेती है। मगर वो कहता है कि चूहों को पकड़ने के लिए जाल लगाने आया हूँ, लेकिन ब्लड देखता है कि सेवक वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो अपना चाकू निकाल लेता है और बाहर निकलने लगता है क्योंकि गार्ड्स आते होंगे। फिर वो देखता है कि चीज हेलेना को पकड़ लेता है और ब्लड से पूछता है कि तुम्हें राजकुमार को मारना होगा। ब्लड बिस्तर पर देखता है कि एगोन के जुड़वा बच्चे, एक बेटा और एक बेटी सोए हुए थे और वो लोग सोच रहे होते हैं कि अब इनमें से लड़का कौन है। चीज हेलेना से पूछता है इनमें से तुम्हारा बेटा कौन है, और वो उन्हें अपना कीमती हार देकर भगाना चाहती थी, मगर वो लोग नहीं मानते। फिर वो इशारा करके बता देती है कि उसका बेटा कौन है। फिर वो दोनों मिलकर उस बच्चे को मार डालते हैं और उस चाकू से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हेलेना अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकलती है। फिर वो पहुंचती है एलिसेंट के कमरे में जहां वो क्रिस्टन के साथ फिर से मजे कर रही थी, और वो अपनी माँ एलिसेंट से कहती है कि उन लोगों ने मेरे बेटे को मार दिया। अब इसकी खबर महल में फैलने लगती है तो गार्ड्स सर्वेंट्स को पकड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एगोन गुस्से में पागल हो गया था और वो ओल्ड वेलेरिया के मॉडल को भी तोड़ देता है। एमंड फिर उसी कमरे में आता है और याद करने लगता है कि कल रात हुआ क्या था, और उसे समझ आता है कि ये सब लुसेरिस के मौत के वजह से हो रहा है। ऑटो हाई टावर अपनी बेटी एलिसेंट को समझा रहे होते हैं कातिल पकड़ा जाएगा। एलिसेंट कहने लगती है कि क्या अगर जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है, अगर वो इसका कसूरवार ना हो, अब तो ऊपर वाला भी मुझे सजा दे रहा है। ऑटो हाई टावर पूछते हैं किस गुनाह के लिए। एगोन स्मॉल काउंसिल मीटिंग में आता है और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी था। फिर वो क्रिस्टन कोल पे चिल्लाने लगता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो कहाँ था, उसकी जिम्मेदारी थी, राज खानदान की हिफाजत करना उसका काम है, और वो बस एलिसेंट को देखे जा रहा था। लैरिस वहाँ पर आकर बताता है कि एक आदमी पकड़ा गया है और वो गोल्ड क्लोक पहना हुआ था। वो भागने की कोशिश करता है और उसके झोले में एक बच्चे का कटा हुआ सिर मिला। एगोन उसे मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन लोग उसे समझाते हैं कि उन्हें फिलहाल सोच समझ के काम करना होगा, इसके पीछे कोई भी हो सकता है, और वो जो पकड़ा गया वो तो सिर्फ एक प्यादा होगा। एगोन चिल्लाने लगता है कि जब हम सो रहे थे तब ये हमला हुआ, मैं कमजोर नहीं दिखना चाहता। ऑटो हाई टावर उसे कहते हैं कि तुम पहले ही कमजोर दिख चुके हो। वो राजा से कहता है कि यहाँ के लोगों को दिखना चाहिए रेनेरा ने बदला लेने के लिए क्या किया है। एगोन उसके लिए मना करता है। हाई टावर कहने लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन बात को समझो, अपने बेटे जहरिस की मौत 1000 सैनिक से भी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आप अपना बदला जरूर लीजिएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, तो इस वजह से आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी। एलिसेंट हेलेना से आकर बताती है कि तुम्हारे बेटे का अंतिम संस्कार होगा और हमें उसके गाड़ी के पीछे चलना होगा। वो तैयार नहीं थी। एलिसेंट कहती है कि हमें यह दिखावा करना पड़ेगा। एलिसेंट उसे कहने लगती है कि कल रात जो तुमने कमरे में देखा, मगर हेलेना कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अंतिम यात्रा निकलती है और प्रजा के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जहरिस के बॉडी को पूरे राज्य में घुमाया जाता है ताकि उन्हें राज्य परिवार के दुख का पता चले।
जिसके बाद लैरिस ब्लड से जाकर मिलता है और वो डर के मारे उसे कह देता है कि मैंने ये काम डेमन के लिए किया था, और वो बता देता है कि मेरे साथ एक और आदमी था जो महल में ही काम करता है। राज्य में सभी लोगों को बताया जाता है कि कैसे रेनेरा एक जालिम औरत आयरन थ्रोन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और लोग हेलेना के सपोर्ट में खड़े होते हैं। घोड़ा गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और लोग रानी के करीब आने लगते हैं, जिससे हेलेना थोड़ी घबरा गई थी। रेनेरा को भी पता चलता है कि किसी ने एगोन के बेटे जहरिस की हत्या कर दी है और उसका इल्जाम उस पर लग रहा है, और रेनेरा कहने लगती है कि हमें संदेश भेजना चाहिए ये बताने के लिए कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है और हमें यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। वो लोग बदला लेने के लिए अब कुछ भी करेंगे। रेनेरा जानती थी बेटे खोने का दर्द क्या होता है, तो वो कभी भी एक मासूम लड़की के बेटे को मारकर क्या साबित करेगी, और उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे डेमन है। वो उस पर चिल्लाती है कि तुम्हारे इस करतूत की वजह से इल्जाम मुझ पर लग रहे हैं। डेमन कहने लगता है कि मैंने उससे कहा था एमंड को मारने के लिए, लेकिन अगर वो किसी और को मारता है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। रेनेरा कहती है ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, ये करके तुमने मेरे आयरन थ्रोन की दावेदारी को कमजोर कर दिया। डेमन कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद दोनों में झगड़ा होते रहता है और रेनेरा परेशान लगने लगती है और कहती है कि डेमन बस उसका इस्तेमाल कर रहा है अपनी छीनी गई विरासत को हासिल करने के लिए। डेमन गुस्सा हो जाता है और रेनेरा उसे कहती है कि वो बस अपना बदला ले रहा है। डेमन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हैरनहल में आर्मी तैयार नहीं कर रहा। रेनेरा ये सबसे थक चुकी थी और पूछती है क्या तुम मुझे अपनी रानी और यहाँ की रूलर एक्सेप्ट करते हो। उसके बाद फिर से वो लोग पुरानी बात लेकर बैठ जाते हैं। डेमन कहने लगता है कि उसके भाई मतलब के रेनेरा के पिता विसेरिस ने अपनी बेटी को ही उम्मीदवार बनाया था क्योंकि वो डेमन से डरते थे। रेनेरा कहती है कि वो तुमसे डरते नहीं थे, उन्हें बस तुमसे भरोसा उठ चुका था। डेमन कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे भाई की तरह हो, जो गद्दी पर बैठने के सपने तो देखती हो मगर खून बहाने से डरती हो। डेमन अपने कमरे से बाहर चला जाता है। बेला डेमन को बाहर जाते हुए देखती है और वो रेनेरा से मिलती है और बेला से कहती है कि तुम अपने ड्रैगन मून डांसर को ले जाओ और किंग्स लैंडिंग पर नजर रखो, उनका अगला कदम जानना जरूरी है। शाम के समय डेमन अपने ड्रैगन कैरेक्सेस पर सवार होकर निकल जाता है। एगोन हेलेना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्रिस्टन कोल हेलेना के कमरे में आता है जहाँ कुछ लोग बच्चे के सोने वाले गद्दों को वहां से ले जाते हैं जो पूरी तरह खून से लाल हो गया था। एलिसेंट अपने कमरे के बाहर आती है तो वो क्रिस्टन को देखती है और उसे पूछती है कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। क्रिस्टन कोल कहता है फिलहाल अभी किसी को नहीं पता, और वो दरवाजा बंद कर देती है और नहाने के लिए चली जाती है। अगले दिन क्रिस्टन एरिक से मिलता है और उसके गंदे क्लोक को देखकर पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो वो कहता है कल अंतिम यात्रा के लिए जब वो लोग निकले थे तब शायद ये गंदा हो गया होगा। क्रिस्टन उसे कहता है कि अभी जाकर बदल लो, तो एरिक उसे पूछने लगता है कि कल रात को वो कहाँ था, तो क्रिस्टन कहता है कि कल रात वो राजा के साथ थ्रोन वाले कमरे में था। वो क्रिस्टन से पूछने लगता है कि तुम कहाँ थे। क्रिस्टन कुछ नहीं कहता और उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो अपने भाई की तरह गद्दार है। एरिक कहता है कि पहले मैं और मेरे भाई दो जिस्म एक जान थे, लेकिन अब नहीं। क्रिस्टन उसे कहता है कि तुम्हें ड्रैगन स्टोन जाकर रेनेरा को मारना है। उसके कमरे में घुसकर एरिक घबरा रहा होता है और पूछता है कि वो अंदर जाएगा कैसे, मगर क्रिस्टन उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ड्रैगन स्टोन में हम जैसेरिस को देखते हैं जो बेला से आकर मिलता है, जो निशाना लगाने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो लोग डीमन के बारे में बात कर रहे थे, फिर वो लेनोर के बारे में बात करते हैं और जैसेरिस को अपने भाई की बहुत याद आ रही थी। एमंड ब्रोथल में होता है सेल्वी नाम की औरत के साथ, और वो उसे बताने लगता है कि उसे गर्व है कि डेमन उसे अपना दुश्मन मानता है और वो कबूल करता है कि लुसरिस के साथ उसने जो किया वो नहीं करना चाहता था। फिर हम शहर में रहने वाले एक लोहार ह्यू को देखते हैं जो अपने घर आता है जहाँ उसकी पत्नी केट और उसकी बीमार बेटी रहती है। केट बता रही होती है कि बाहर की हालत बहुत खराब है, खाना लेने के लिए 2 घंटे लाइन में लगने पड़ते हैं और 3 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ह्यू अपनी पत्नी से कहता है राजा ने वादा किया है वो हमारी मदद करेंगे। कैट को तो यहाँ रहने से भी डर लगता है। ड्रिफ्ट मार्ग में एलिन को देखते हैं जो अपने छोटे भाई एडम से मिलता है और वो अपने बड़े भाई से बहुत समय के बाद मिल रहा था क्योंकि वो युद्ध में गया हुआ था। एडम अपने बड़े भाई से पूछता है सुना है लॉर्ड कॉर्लिस ने खुद तुम्हारी तारीफ की, क्या तुम उनके साथ जाने वाले हो? तुम उसके जहाज को रिपेयर कर रहे हो। एलिन कहता है कि वो नहीं जाने वाला और वो अपने छोटे भाई को समझा देता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है।
उम्मीद करो कि ऐसा ना हो और हमें जाना ना पड़े। कॉर्लिस और रेनिस बिस्तर पर होते हैं और वो लोग भी डेमन के बारे में बात कर रहे थे जो ड्रैगन स्टोन से भाग निकला, और उन्हें लगता है कि शायद डेमन भी राजा बनने का बहुत बड़ा दावेदार है। रेनिस कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे रानी बनना चाहिए। डेमन राजा तो नहीं बनेगा लेकिन वो किसी का हुक्म भी नहीं मानेगा। कॉर्लिस कहता है फिर तो मजा आने वाला है। रेनेरा से मिलने के लिए लेडी मिसेरिया आती है और पूछती है कि किंग्स लैंडिंग में क्या हो रहा है, उसके बारे में तुम कुछ जानती हो क्या। मिसेरिया कबूल करती है कि उसने डेमन को 2 नाम बताए थे और वो बहुत कुछ बताना चाहती थी और बदले में उसे आज़ादी चाहिए। रेनेरा कहती है कि डेमन यहाँ से जा चुका है, पता नहीं 1 हफ्ते के लिए या हमेशा के लिए। रेनेरा मिसेरिया को आज़ाद नहीं करना चाहती थी, नहीं तो वो अपना एक प्यादा खो देगी। मिसेरिया बताने लगती है कि वो जब वेस्टरॉस आई थी तो वो खुद का नाम बनाना चाहती थी और इसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ा। वो अपना खुद का घर बनाई, अपने सपनों को पूरा की, लेकिन हाई टावर ने सब कुछ खत्म कर दिया। रेनेरा उसे पूछती है तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसा, जिस पर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद हम एडम को देखते हैं जो समुद्र किनारे शेल कलेक्ट कर रहा होता है और उसे एक केकड़ा मिलता है। फिर वो आसमान में ड्रैगन को उड़ते हुए देखता है। अगली सुबह रेड कीप में जितने भी खबड़ी छुपे हुए थे उन सभी को मारकर शहर में लटका दिया जाता है, जिसमें चीज भी शामिल था, और उनके परिवार वाले रोने लगते हैं। ऑटो हाई टावर इसके बारे में एगॉन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, उन लोगों को मारकर शहर में लटका क्यों दिया, मगर वो तो बस अपने बेटे का मौत का बदला लेना चाहता था। मगर हाई टावर उसे कहते हैं कि मैं प्रजा को अपने साथ करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे करके वो तुम्हें बद्दुआ देंगे। लोग हम पर दया दिखाते, हमारे लिए रोते, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एगोन कहता है कि मुझे खून बहाना है और वो बता देता है कि क्रिस्टन ने एरिक को रेनेरा को मारने के लिए भेजा है। ऑटो हाई टावर गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि हे भगवान, हमारा क्या होगा, तुम्हारे पिता विसरिस इतने दयालु शांत थे, तो वहीं उसका बेटा बदले में पागल हो चुका है। एगोन ऑटो हाई टावर से कहता है कि तुम मेरे पापा के हैंड हुआ करते थे, मेरे नहीं। और वो ऑटो हाई टावर से कहता है अपना बैच उतारो और क्रिस्टन को दे दो, क्योंकि वो क्रिस्टन कोल को ही अपना हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहता है, क्योंकि वो भी उसकी तरह बदला लेना चाहता है। लेकिन ऑटो कह देता है कि तुम्हें पछतावा जरूर होगा। अब वो अपना बैच रख कर चला जाता है। अगले दिन हम रेनेरा को देखते हैं जो एरिक के साथ मिसेरिया से मिलने के लिए आती है। एरिक रेड कीप में रहने वाले एरिक का हमशक्ल भाई है। खैर, रेनेरा मिसेरिया को आजाद कर देती है और कहती है बंदरगाह पर वेलारियन जहाज है जिससे तुम यहाँ से निकल सकती हो। मिसेरिया जब समुद्र की तरफ जा रही होती है तो एरिक को वो देखती है जो महल की तरफ जा रहा था, और उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे समझ आ गया था कि हमशक्ल भाई लौट आया है जो रेनेरा का दुश्मन है। एरिक बड़े ही आसानी से महल के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसका हमशक्ल भाई उसे दिख जाता है। रेनेरा आराम कर रही होती है और एरिक लॉरेंट से कहता है कि आज रात वो कमरे के बाहर पहरेदारी करेगा, जिसके बाद वो कमरे के अंदर आता है और अपना तलवार निकाल कर वो रेनेरा पर हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर हमशक्ल भाई भी पहुंच जाता है और वो अपने भाई को रोकता है, कहता है गलती मत करना। अब दोनों हमशक्ल भाई जो पहले कभी एक हुआ करते थे अब एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। रेनेरा अपनी सेवक से कहती है सर लॉरेंट को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ दोनों हमशक्ल भाई लड़ रहे होते हैं। लॉरेंट वहां पर पहुंच जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें से उनका एरिक कौन है। आखिर में एरिक अपने दुश्मन भाई को मार देता है जो रेनेरा को मारने के लिए आया था, और उसके बाद वो खुद को भी मार लेता है। ऑटो हाई टावर अपनी बेटी को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारा भाई क्रिस्टन के साथ मिल गया है। दोनों ही गर्म दिमाग के हैं। राजा दूर के बारे में नहीं सोचते, वो बस अपने बदले की आग को बुझाना चाहते हैं। ऑटो हाई टावर अपने शहर ओल्ड टाउन वापस लौट जाना चाहते हैं जहाँ पर एलिसेंट का छोटा बेटा डेरॉन भी है और वो उसी को तैयार करना चाहते हैं। एलिसेंट कहती है आपको टायरल को बताना होगा हमारा साथ देने, और मैं यहाँ अपने बेटे को समझाऊंगी कि वो शांत हो जाए। एलिसेंट अपने पिता को बताने वाली होती है उसने पाप किया है, लेकिन ऑटो हाई टावर कहते हैं मैं नहीं सुनना चाहता। अपने कमरे में आने के बाद वो देखती है कि एगॉन रो रहा था और वो अपने बेटे को याद कर रहा था, और एलिसेंट उसे संभालती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पर क्रिस्टन आ जाता है और एलिसेंट उसे थप्पड़ मारने लगती है और उसे धक्का देती है, और उसके बाद वो फिर से वही पाप करने लगती है। इसके बाद हम हाउस ब्रैकेन और हाउस ब्लैकवुड के बॉर्डर वाले इलाके को देखते हैं जहाँ पर कुछ नाइट्स जिनमें सर एरॉन ब्रैकेन भी शामिल थे उन्हें ब्लैकवुड मिलते हैं जिनका लीडर होता है डावोस ब्लैकवुड। ब्रैकेन ब्लैकवुड से कह रहे होते हैं बाउंड्री वाले पत्थर को थोड़ा और पीछे ले जाने, क्योंकि वो लोग ऐसा करके ब्रैकेन के जगह के अंदर घुस रहे थे। वो लोग ब्लैकवुड को कहने लगते हैं तुम्हारी रानी रेनेरा एक कातिल है। डावोस ब्लैकवुड एगॉन के बारे में कहने लगता है कि तुम्हारे वो राजा नहीं, वो तो कायर है, डरपोक है तुम लोगों की तरह। अब ऐसा ही करने की वजह से उनकी आपस में ही लड़ाई होने लगती है और
ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बहुत लोग मारे जाते हैं, जैसे कि यहाँ कोई बहुत बड़ा युद्ध हो गया हो। चारों तरफ लाश बिछ गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही भाई एरिक को दफना दिया गया था और जैसे रेस अपनी माँ से कहने लगता है कि एरिक को आपको मारने के लिए भेजा गया था, रेनिस उसे कहने लगती है कि ऑटो हाईटावर ये सब नहीं चाहता। अगर ऐसे ही चलते रहा तो आखिर में हम लोग भूल जाएंगे कि ये जंग की वजह आखिर है क्या। रेनिस उसे कहने लगती है कि ये सब खत्म करने का एक और रास्ता हो सकता है। तुम्हारी दोस्त एलिसेंट तुम्हारे पिता के मरने के बाद वो मुझसे मिलने आई थी। वो जानती थी कि इस युद्ध में सिर्फ खून खराबा होगा। वो उसे समझाने लगती है लेकिन रेनेरा उसकी बात नहीं सुनती और ये सब का इल्जाम एलिसेंट पे लगाती है। कहती है कि उसने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। रेनिस कहती है ठीक वैसे ही जैसे तुम जेहरिस को मरने से नहीं बचा पाई। आज क्रिस्टन का एज हैंड ऑफ ड्यूटी पहला दिन है और वो स्मॉल काउंसिल मीटिंग में आता है और वो भी अब कुर्सी में बैठने लगा है, जो पहले खड़ा रहता था। प्रमोशन मिल गया बंदे को और वो बताने लगता है कि उसने किंग्स गार्ड में नए लोगों को शामिल किया है और क्रिस्टन ने जो किया उसके बाद तो जंग होकर रहेगी। एमॉन्ड कहने लगता है कि वो तो शुरू हो चुकी है क्योंकि ब्रैकन ने ब्लैकवुड पर हमला कर दिया था और इसके बाद वो सभी लोग आपस में झगड़ने लगे। जब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे तब किसी को भी एक दूसरे की प्लानिंग पसंद ही नहीं आती। क्रिस्टन कहने लगता है कि हमें हैरन हल पे कब्जा करना होगा और वो ब्रैकन को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा, रिवर लैंड से लड़ेगा और हैरन हॉल पे कब्जा करेगा। लेकिन एलिसेंट कहती है कि ये तो खुद की बलि चढ़ानी होगी। एगॉन भी जाना चाहता था अपने ड्रैगन को लेकर, मगर बाकी लोग उसे समझाते हैं कि अभी तुम ड्रैगन लेकर चले जाओगे तो वो भी अपना ड्रैगन लेकर पहुंच जाएंगे, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। मिसेरिया रेनेरा के पास वापस आती है इनाम लेने के लिए क्योंकि वही थी जो महल में सभी को बताई थी कि एरिक रेनेरा को मारने के लिए आएगा। मिसेरिया कहती है कि मुझे आपके सभा में जगह चाहिए, मैं रेड कीप के बारे में सब कुछ जानती हूँ, मैं आपकी बहुत काम आ सकती हूँ। मैं हाई टावर्स को सजा देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने जो मेरे और मेरे खबरियों के साथ किया वो बहुत बुरा था। उनके सामने सी स्मोक ड्रैगन उड़ रहा था जो काफी चिल्ला रहा था। मिसेरिया पूछती है क्या ये ऐसे ही करता है। रेनेरा बोलती है कि ये मेरे मरे हुए पति का ड्रैगन है, आजकल काफी बेचैन है। मिसेरिया कहती है शायद अकेला पड़ गया है। रेनेरा अपनी बेटी रेना से कहने लगती है कि वो उसे और अपने बेटे जॉफरी एगॉन विसेरिस को अपनी बहन लेडी जीन एरिन के पास भेजना चाहती है। बदले में उन्होंने ड्रैगन देने का फैसला किया है और वो अपनी बेटी से कहती है शायद तुम्हें उन लोगों को और भी आगे ले जाना होगा, शायद पेंटोस जो बहुत सुरक्षित जगह है। रेना ना चाहते हुए भी उसके आदेश को पालन करती है। भारी बारिश के बीच में हम डेमन को देखते हैं जो हैरन हल पहुंच जाता है अपने ड्रैगन पर बैठकर और वो बिल्डिंग के ऊपर लैंड करता है और सभी लोग उसके ड्रैगन को देखकर डर गए थे। वो अपने तलवार डार्क सिस्टर को लेकर आगे बढ़ता है और इधर उधर भटकने के बाद वो एक कमरे में आता है और उन लोगों से कहता है कि हैरन हल मेरा हुआ। सर साइमन स्ट्रॉन्ग डेमन के सामने खुद को रेनेरा के लिए समर्पित कर देते हैं और वो डेमन से कहता है उनके साथ बैठकर गोश्त खाने। डेमन उसे पूछता है उसके लॉर्ड लैरिस के बारे में जो एगॉन के साथ है, तो सर साइमन कहते हैं कि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो ये भी कहता है कि ये बात बहुत अजीब है कि मेरा भांजा लॉर्ड लायनल जिंदा जल गया ऐसी जगह जहाँ बारिश होते रहती है। साइमन उसे राजकुमार कहता है मगर डेमन कहता है उसे राजा बोलने। डेमन उसे पूछता है कि आपका ये महल 7 किंगडम्स में सबसे बड़ा महल है, इसलिए वो अपने सैनिकों को यहाँ पर रखना चाहता है। मगर सर साइमन कहने लगते हैं कि ड्रैगन के हमले के वजह से इस महल की हालत बहुत खराब हो गई है, रिपेयर कराने की जरूरत है। साइमन पूछता है कि अगर आप जीत गए तो उसके बाद क्या। डेमन कहता है उसके बाद हम किंग्स लैंडिंग जाकर सिंहासन हड़प लेंगे। कुछ दिन के बाद क्रिस्टन अपनी सेना को लेकर कहीं निकलने वाला होता है और एलिसेंट अपने भाई सर ग्वेन हाई टावर से मिलती है जो अभी अभी ओल्ड टाउन से आया है और वो भी सर क्रिस्टन कोल के साथ मार्च में जाना चाहता है। गोएन क्रिस्टन की बेइज्जती करने लगता है, कहता है कि उसकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि उसने उसके पिता के गद्दी पर बैठने की हिम्मत की, वो भी एक ऐसे इंसान ने जो कचरे से ऊपर उठ कर आया है। फिर वो वहां से चला जाता है और क्रिस्टन एलिसेंट से कहता है कि अगर उसे युद्ध में जाना होगा तो उसे एलिसेंट का साथ चाहिए और एलिसेंट उसे अपना रुमाल दे देती है ये कहने के लिए कि वो उसके साथ है। ये सब कुछ उसका भाई देख रहा था। जिसके बाद वो लोग मार्च करने के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक काउंसिल की मीटिंग में रेनिस आकर बताती है कि वो अपने ड्रैगन पर बैठकर पेट्रोल करने के लिए गई थी, लेकिन उसे तो अपने दुश्मनों के नामो निशान देखने को नहीं मिला। फिर वहां पर युद्ध के बारे में वो लोग बात कर रहे थे और ड्रैगन्स को भी वो लोग ले जाना चाहते हैं, मगर रेनेरा मना करती है और कहती है कि अगर ड्रैगन्स के बीच युद्ध हो गया तो हमारा भी बहुत नुकसान होगा और ये हाई टावर्स भी जानते हैं
काउंसिल के लोग रेनेरा को समझा रहे होते हैं कि वो बहुत कमजोर पड़ने लगी है और इसीलिए उसे कहीं सेफ जगह जाकर छुप जाना चाहिए, मगर रेनेरा ऐसा करने को तैयार नहीं थी। रेनिस को रेनेरा पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो काउंसिल मेंबर को समझाती है कि इस लड़की के सिर पर मेरे दादाजी का ताज है, जहर इसका, जिसका शासन सबसे लंबा चला, एगोन द कॉन्करर से भी। फिर वो अपने पति से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि काउंसिल के लोग बिल्कुल भी अनुशासित नहीं हैं। रेनिस और कॉर्लिस अपने बच्चों के बारे में बात करने लगते हैं और वो कहने लगती है कि रेना हो या जॉफरी, किसी को तो तुम्हारा ड्रिफ्ट मार्क संभालना पड़ेगा, लेकिन उनके कोई भी बच्चे अभी भी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। रेना ये भी कहती है कि उनके पास समय नहीं है, कहीं इस युद्ध में वो अपने पति को खो ना दे, लेकिन कॉर्लिस समुद्र के रास्ते को अच्छे से पहचानता है और कहता है उसे कुछ भी नहीं होगा। फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम रेना को देखते हैं जिसकी जाने की तैयारी हो रही थी और रेनेरा उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें बड़ा ड्रैगन तो नहीं दे सकती, लेकिन स्टॉर्म क्लाउड और ट्राइक्सेस अभी छोटे हैं, तुम उन्हें रखो और तुम्हें लेडी जीन को उनकी शपथ याद दिलानी होगी और हमारी मदद के लिए उन्हें मनाना होगा। फिर उसकी बड़ी बहन उसे मिलती है और वो उसे कहती है अच्छे से रहना, मगर रेना कहने लगती है कि मैं तो यहाँ से कोसों दूर रहूंगी बच्चों की देखभाल करते हुए, लेकिन मुझे तो यहाँ रहना है। रेनेरा रेना को ड्रैगन के अंडे देती है और कहती है कि अगर यहाँ कुछ हो गया तो भविष्य की उम्मीद हम तुमसे ही कर सकते हैं। रेनेरा आखिरी बार अपने बच्चों से मिलती है और उसके बाद उन्हें रेना के साथ भेज देती है क्योंकि उनके बच्चों का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। एलिसेंट से मिलने के लिए हेलेना आती है जो कह रही होती है कि मुझे मेरा बेटा बहुत याद आता है, मगर उसे वो भुलाने की कोशिश कर रही है। फिर हेलेना अचानक अपनी माँ से कहती है कि मैंने आपको माफ कर दिया। लॉर्ड लैरिस एगोन के कमरे में आते हैं पर देखते हैं कि राजा को वैलेरियन स्टील का आर्मर से तैयार किया जा रहा था। एगोन क्रिस्टन से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन लॉर्ड लैरिस कहते हैं कि मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और वो राजा से कहते हैं कि आपके बारे में लोगों के बीच कानाफूसी हो रही है कि आप क्रिस्टन के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन आपके गैर मौजूदगी में महल में आपकी माँ राज करेगी एमंड के साथ। एगोन ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और उसे जाने को बोलता है। इसके बाद हम उल्फ नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर खा रहा था और ड्रिंक करता है, और वहां पर उल्फ कबूल करता है कि वो भी एक टारगेरियन है और वो प्रिंस बेलॉन टारगेरियन का नाजायज बेटा है। बेलॉन टारगेरियन विसरीज और डेमन का नाजायज भाई है, मगर वो लोग उल्फ से कहते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी टारगेरियन की तरह दिखते ही नहीं हो। तभी वहां पर राजा एगोन पहुंच जाते हैं और वो सभी को फ्री में ड्रिंक पीने को बोलते हैं। सभी से कहा जाता है मजे करने, और वो खुद मजे करने लगता है। और कैसे ये लड़का 5 मिनट में भूल गया कि कुछ दिन पहले ही उसके बेटे को मार दिया गया। खैर, इसके बाद वो ब्रोथल में आ जाता है और वहां पर वो अपने छोटे भाई को देखता है जो सिल्वी के साथ सोया हुआ था, और एगोन एमंड का मजाक उड़ाने लगता है और उस पर हंसने लगता है और कहता है कि उन्हें भी सिल्वी के साथ सोना है और आज लगता है वो बहुत डिमांड में है। एमंड वहां से चला जाता है ये कहकर कि तुम लोग बेशक इसके साथ सो सकते हो। रेनेरा आखिर में एलिसेंट के भेजे गए लेटर को खोलकर पढ़ती है। क्रिस्टन गुएन को रोकता है और कहता है कि हम लोग पीछे छावनी में रुके हुए हैं, मगर गुएन जाना चाहता था आगे दारू पीने के लिए, जो सामने ही 2 मील दूर है। शाम तक वो लोग वापस आ जाएंगे, मगर तभी वहाँ एक ड्रैगन को वो लोग आते हुए देखते हैं। बेला अपने ड्रैगन मून डांसर के साथ वहाँ पर आई होती है और वो क्रिस्टन और उसके टुकड़ी को देख लेती है और उनके पीछे जाती है, मगर वक्त रहते वो लोग जंगल में घुसकर अपनी जान बचा लेते हैं। बेला भी उन लोगों को ढूंढ रही थी और फिर वो वहां से चली जाती है, और इसीलिए क्रिस्टियन सभी से कह रहा होता है कि उनको यहीं पर रुकना होगा छुपकर। बेला वापस रेनेरा को जाकर सब कुछ बता देती है कि क्रिस्टन और उसके साथ दर्जनों नाइट्स अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए निकले हैं। काउंसिल के बाकी लोग भी कहते हैं कि अब हमें इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। रेनेरा रेनिस की तरफ देखती है और वो बाकियों से कहती है कि मैंने आपकी सलाह सुन ली और मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। मतलब यही हुआ कि वो वायलेंस नहीं चाहती। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं जो हेरन हल में ठहरा हुआ था, और वो जिस कमरे में रुका हुआ था वहां पर हर जगह पानी टपक रहा होता है, जिससे वो परेशान हो गया था कि तभी उस कमरे के बाहर कोई आता है और डेमन दरवाजा खोलता है और अपना तलवार लेकर बाहर निकलता है, लेकिन उसकी नजर जाती है एक लड़की पर जो गुनगुना रही होती है, मगर वहां पर तो छोटी रेनेरा को वो देखता है जो जहरिस के कटे हुए सर को सिल रही थी। वो डेमन से कहती है कि तुम्हारे किए को मुझे ही संभालना पड़ता है, लेकिन जब होश आता है तो वो एक पेड़ के सामने खड़ा था। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर एक औरत खड़ी थी जो डेमन से कहती है कि तुम इसी जगह मरोगे। रेनेरा मिसेरिया से मिलने के लिए आती है जो अपनी सेवक एलिंडा से बात कर रही थी। रेनेरा उसे जाने को बोलती है और मिसेरिया से पूछती है
कि क्या तुम एलिसेंट की खबर रखती हो। मिसेरिया पूछती है आप उसे मारना चाहती हैं क्या? तो वो कहती है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अगर किसी तरह इस जंग को टाला जा सकता है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो मुझसे सहमत होगी और उसने संदेश भिजवाया और इसलिए मुझे उससे मिलना होगा आमने सामने। वो मिसेरिया से कहती है कि उसे रेड कीप भेजना होगा, लेकिन रानी बनकर नहीं बल्कि नॉर्मल कपड़ों में, और एक जगह है जहाँ वो एलिसेंट्स अकेले में मिल सकती है। इसके बाद अगले ही दिन रेनेरा मिसेरिया की एक हेल्पर के मदद से रेड कीप में आसानी से घुस जाती है और मंदिर में जाती है जहां एलिसेंट कैंडल जलाने के लिए आई थी। रेनेरा एलिसेंट से मिलती है और अपना खंजर निकाल लेती है। कहती है कि मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। वो उसे कहने लगती है मुझे पता है कि तुम्हें जंग नहीं चाहिए, मगर नाइट्स जो बचपन से खुद को ट्रेन कर रहे हैं वो तो चाहते ही हैं जंग हो। रेनेरा चाहती है कि दोनों के बीच सुलह हो जाए। एलिसेंट कह देती है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता और वैसे भी तुम कमजोर पड़ गई हो, तुम्हारी सेना नहीं। रेनेरा कहती है कि शुरुआत तुम्हारी तरफ से हुई थी। वो कहती है मुझे उस बात का बहुत अफसोस है। रेनेरा कहती है कि तुम अपने बिगड़ैल बेटे के वजह से हजारों मासूमों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं अपने पिता से मिली थी और वो चाहते थे कि मैं गद्दी पर बैठूं, लेकिन एलिसेंट कहती है कि विसरिस ने कहा था एगोन को गद्दी पर बैठाने के लिए। मैंने सबके सामने कबूल किया कि तुम अच्छी शासक बनोगी, लेकिन मैंने कभी किसी झूठ का साथ नहीं दिया। मैं भले बेरहम हूँ। रेनेरा उससे पूछती है कि मेरे पिता ने तुमसे क्या कहा था? क्या उन्होंने मेरा नाम लिया था? एलिसेंट कहती है नहीं। क्या उन्होंने एगोन का नाम लिया था? वो कहती है कि वो एक दिन लोगों के बीच एकता लाएगा। रेनेरा एकदम से उसे बताने लगती है कि उन्होंने तुम्हें सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर के बारे में बताया होगा। वो कहानी एगोन द कॉन्करर की थी। तब जाकर एलिसेंट समझ जाती है कि वो विसरिस की बातों को गलत समझ बैठी। वो जिस एगोन की बात कर रहे थे वो उनका बेटा एगोन नहीं बल्कि एगोन द कॉन्करर है। एलिसेंट उसे जाने को बोलती है। रेनेरा उसे कबूल करने को बोलती है कि एलिसेंट से गलती हुई, लेकिन एलिसेंट नहीं मानती और कहती है मुझसे कोई भूल नहीं हुई और वहां से चली जाती है। डेमन फिर से सपना देख रहा होता है कि वो आयरन थ्रोन वाले रूम में गया था और वहां पर उसे रेनेरा मिलती है जो परेशान लग रही थी और कहती है कि तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो जैसे तुमने अपने भाई के साथ किया। उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन तुमने उनके साथ क्या किया? गुस्से में आकर डेमन उसका गला काट देता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे मिलने के लिए सर साइमन आते हैं और बताते हैं कि खबर मिली है कि क्रिस्टन कोल और उसकी फौज किंग्स लैंडिंग से निकल चुकी है और उनकी फौज बढ़ते जा रही है, और अगर आप रिवरमैन के सभी लोगों को इकट्ठा कर भी ले तब भी आप जंग के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। वो डीमन को ऑस्कर टली से मिलाता है जो कि लॉर्ड ग्रोवर टली का पोता है और ग्रोवर का उत्तराधिकारी और रिवरलैंड का फ्यूचर लॉर्ड पैरामाउंट। डेमन उस छोटे लड़के से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं, तो ऑस्कर कहता है कि उनकी हालत खराब है। डेमन उससे पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपने घराने की तरफ से बात करना चाहते हो? ऑस्कर कहता है कि मेरे दादाजी जिंदा हैं तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ। डेमन कहता है फिर तुम मेरे किसी काम के नहीं। रेनिस एलिन से मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसे पता है कि एलिन ने ही उसके पति की जान बचाई थी। फिर वहां पर उसका पति कॉर्लिस पहुंच जाता है और फिर दोनों साइड में होकर बात करते हैं। रेनिस उसे पूछती है कि तुम्हें जरूरी नहीं लगा मुझे ये बताने के लिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई, और मुझे पता है वो कौन है। उसने तुम्हारी जान बचाई है और उसे इनाम मिलना चाहिए, न कि इस तरह गुमनामी की जिंदगी उसे जीनी चाहिए। इसके बाद वो लोग रेनेरा के बारे में बात करते हैं कि आखिर में वो गई कहाँ है। रेनिस कहती है हम सबको दलदल से निकालने के लिए। इसके बाद रेड कीप में हम मिस्टर ऑरविल को देखते हैं जो मून टी लेकर एलिसेंट को देता है, और ये मून टी पीने के बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा पाया जा सकता है। एलिसेंट कहती है मैं इसे उस लड़की तक पहुंचा दूंगी जिसे ये चाहिए। मेस्टर कहते हैं कोई और मदद चाहिए तो बोलिएगा, क्योंकि ये चाय पीने से पेट में शिकायत भी हो सकती है। एलिसेंट उसे पूछती है क्या आपको लगता है विसरिस एगोन को वारिस मानते थे? ऑरविल कहता है मैं ये नहीं जानता, महाराज ने मुझसे कभी ये सब जिक्र नहीं किया। वो चला जाता है और उसके जाने के बाद एलिसेंट खुद उस मून टी को पीती है क्योंकि क्रिस्टन के साथ इंटीमेट होने के बाद वो प्रेग्नेंट होने का रिस्क नहीं ले सकती थी। इसके बाद ड्रैगन स्टोन में हम देखते हैं कि सभी लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और बेला उन सभी को क्रिस्टन और उसकी सेना के बारे में बता देती है कि वो लोग शायद उत्तर पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि उनकी दुश्मनों की सेना की तादाद बढ़ते जा रही है, जबकि उनके पास तो अभी भी कुछ भी नहीं है। सभी एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, इसलिए वहां पर कॉर्लिस को आना पड़ता है और वो सभी को शांत करता है। क्रिस्टन और उसकी फौज डस्केंडेल पर हमला कर देती है और उनके कई लोग मारे जाते हैं क्योंकि क्रिस्टन डर फैलाकर सभी को अपनी तरफ करना चाहता है, मतलब कि एगोन की तरफ, लेकिन लॉर्ड डार्कलेन नहीं मानते और इसलिए क्रिस्टन उनका सिर धड़ से अलग कर देता है। एगोन लैरिस पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि डेमन हेरन हॉल पर कब्जा कर चुका है जो कि उसी का महल है, लेकिन लैरिस कहता है कि वो महल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, इसलिए डेमन उस जगह खुद पागल हो जाएगा।
उसके बाद एमंड बताने लगता है कि क्रिस्टन रुक रेस्ट पर हमला करने के लिए गया है और ऐसा करने पर वो सभी ड्रैगन स्टोन का संपर्क जमीन से कट जाएगा। एगोन काफी गुस्सा होता है अपने छोटे भाई पर और क्रिस्टन पर कि ये दोनों मिलकर ही अपना प्लान बना रहे हैं और इसके बारे में वो लोग राजा से बात नहीं करते। एमंड कहता है कि डेमन हेरन हॉल में फंसा हुआ रहेगा और वो लोग रेनेरा की पकड़ जमीन से ढीली कर देंगे, लेकिन फिलहाल रुक्स रेस्ट एक आसान शिकार है और अहम मंजिल भी। लैरिस एलिसेंट से मिलने के लिए जाता है जो आज मीटिंग में नहीं आई थी, तो वो बहाना मारने लगती है कि उसकी तबीयत खराब है क्योंकि पिछली रात उसने कुछ खा लिया था। लैरिस वहाँ पर मून टी का कप देख लेता है और वो उसे बताने लगता है कि क्रिस्टन हर जगह लड़ाई मारपीट कर रहा है और रेनेरा के वफादार लोगों को वो अपने साइड कर रहा है। इससे रेनेरा का गुस्सा जरूर बढ़ेगा। लैरिस एलिसेंट को इतिहास की किताब पढ़ते हुए देखता है और वो पूछने लगता है कि आपको क्या लगता है कि इसी इतिहास की वजह से विसरिस ने आखिरी वक्त में एगोन को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। वो कहती है मुझे खुद नहीं पता कि आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ था कि उनका मन बदल गया, लेकिन चाहे जो भी हो, रेनेरा के चाहने वाले हो या फिर एगोन के, सच बात तो यही है कि जंग होकर रहेगी और मासूम लोगों की जान जाएगी। और इसके बाद हम डेमन को देखते हैं हेरन हल में, जो अचानक से एक आवाज सुनकर नींद से जाग जाता है और वो मशाल लेकर बाहर निकलता है और उसे एक हीलर मिलती है जिसका नाम है एलिस रिवर। डेमन उसका नाम सुनकर समझ जाता है कि वो भी नाजायज है। डेमन उसे पूछता है क्या तुम यहाँ की मेस्टर हो, तो वो कहती है ऐसा ही समझ सकते हो, जब यहाँ के लोग भाग गए तो मैं ही यहाँ पर एक बची हुई हूँ। दोनों आपस में काफी बातें करते हैं और एलिस उसे पूछने लगती है कि क्या आप यहाँ पर अकेले राज करेंगे, शायद अपनी पत्नी को साबित करने के लिए। डेमन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे मुंह मत लगो। एलिस कहने लगती है मुझे पता है, काफी बुरा लगता है उसकी बात मानना जो तुम्हारी जगह उत्तराधिकारी बन गई, वो भी एक औरत की। वो उसे पीने के लिए कुछ देती है ताकि डेमन को अच्छी से नींद आए। अगले दिन डाइनिंग हॉल में डेमन मीटिंग कर रहा होता है और वहाँ पर सर विलियम ब्लैकवुड आते हैं जो वहाँ पर डेमन की मदद करने के लिए आए हैं और वो बताने लगते हैं कि मैंने पहले भी रेनेरा का हाथ मांगा था जब उनकी शादी सर लेनोर से नहीं हुई थी। रेनेरा में ड्रैगन का सच्चा खून है। तभी डेमन वहाँ पर अपनी मरी हुई पत्नी लीना को देखने लगता है जो वहाँ पर सर्वेंट की तरह काम कर रही थी, लेकिन ये तो बस उसका वहम था। अगले दिन ग्रीन काउंसिल मीटिंग में सभी लोग क्रिस्टन की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं जो हर घराने पर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर रहा था और अपने लिए सेना खड़ी कर रहा था। अब तो लोग क्रिस्टन को किंग मेकर बुलाने लगे हैं और अगर एमंड अपने ड्रैगन के साथ आ जाएगा तो हम लोग और भी ताकतवर हो जाएंगे। और ये सब से राजा एगोन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो कुछ नहीं कर पा रहा था और वो वहां से चला जाता है। एलिसेंट अपने पति के किताबों को ढूंढ रही थी, लेकिन एगोन कहता है कि मैंने उन सभी चीजों को फेंकवा दिया है। एलिसेंट कहती है कि बिना ये जाने उनमें सदियों का ज्ञान शामिल था। एगोन अपनी माँ से कहने लगता है कि काउंसिल में सभी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, मेरी वहाँ क्या ही जरूरत। उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुमने ये जो ताज पहना है उससे तुम्हें अकल आ जाएगी। जितने भी लोग तुम्हारे सामने बैठे हुए हैं टेबल पर, वो लोग अपने दम पर वहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगा था ताज पहनने के बाद तुम्हें थोड़ी अकल आ जाएगी, लेकिन तुम अपने पिता के आधे बराबर भी नहीं हो। एगोन को ये बात चुभ जाती है और वो काफी गुस्सा हो जाता है। एलिसेंट कहती है क्या करोगे, सूली पर चढ़ा दोगे या बेदखल कर दोगे मुझे? मैंने तुम्हारे पिता के गैर मौजूदगी में यहाँ कई सालों तक शासन किया और कितनी कुर्बानियों के बाद तुम्हें गद्दी पर बैठाया गया। वो पूछता है तो फिर मैं क्या करूँ? उसकी माँ कहती है कुछ भी नहीं। क्रिस्टन अपनी फौज के साथ रुक्स रेस्ट पहुंच जाता है और फिलहाल वो लोग सामने कैंप लगाकर रेस्ट करते हैं। क्रिस्टन सुबह के उजालों में हमला करना चाहता था, लेकिन ग्वेन मना करता है और उसे याद दिलाता है कि कैसे उस दिन ड्रैगन ने उन सभी को देख लिया था, तो इसीलिए वो कल रात में हमला करेंगे। अब आखिर में रेनेरा ड्रैगन स्टोन पहुंचती है मीटिंग के बीच में और वो लोग रेनेरा को इन्फॉर्म करते हैं कि क्रिस्टन अपनी सेना बढ़ा रहा है और जो भी उनके साथ नहीं देता उनका सिर कलम कर दिया जाता है। जैसे रेस अपनी माँ से पूछता है आप इतने दिन कहाँ थी, तो वो कहती है कि वो किंग्स लैंडिंग गई थी एलिसेंट से मिलने के लिए। रेनिस उसे बताती है कि क्रिस्टन रुक्स रेस्ट पर हमला करने के लिए गया है। रेनेरा सोचती है आखिर इस छोटे से जगह पर कब्जा करके वो लोग करेंगे क्या। काउंसिल मेंबर बताते हैं क्योंकि वहाँ के लॉर्ड हमारे काउंसिल के मेंबर हैं और जेसेरिस जिद करने लगता है कि हमें अब अपने ड्रैगन को भेजना ही होगा। रेनेरा खुद जाना चाहती थी, लेकिन बाकी के लोग उसे मना करते हैं क्योंकि वो महारानी है और अगर रानी ही मर जाएगी तो सब कुछ पहले ही खत्म हो जाएगा। आखिर में रेनिस जाने का फैसला करती है और वो अपने ड्रैगन के मदद से क्रिस्टन और उसके लोगों पर हमला करेगी। रेनेरा अपने बेटे जेसेरिस को एगोन द कॉन्करर के प्रोफेसी के बारे में बताती है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। रेनिस और एगोन अपने ड्रैगन्स को जंग पे ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्रिस्टन और उसकी सेना मिलकर
रुक्स रेस्ट पर हमला कर देती है और वो लोग भी अपनी पूरी जान लगाकर दुश्मन सेना को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में वहां पर रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस के साथ पहुंच जाती है और क्रिस्टन के सेना पर आग बरसाने लगती है। दूसरी तरफ वहीं जंगल में एमंड वेगार के साथ छुपा हुआ था और वो अपने भाई एगोन को देखता है जो अपने ड्रैगन पर सवार होकर जंग के मैदान तक जा रहा था। क्रिस्टन राजा को यहाँ पर देखकर घबरा गया था क्योंकि राजा को यहाँ नहीं होना चाहिए, जिसके बाद मेलिस एगोन के ड्रैगन सनफायर को बहुत बुरी तरह हमला करके घायल कर देती है, जिससे कि सनफायर घायल हो गया था। और उसके बाद सभी की नजर जाती है वेगार पर, जिसे देखकर एगोन राहत की सांस लेता है, ये सोच करके उसका छोटा भाई एमंड आ गया है तो वो बच जाएगा। लेकिन एमंड तो अपने ही ड्रैगन से रेनिस और एगोन दोनों के ही ड्रैगन पर आग उगलवाता है, लेकिन एगोन और उसका ड्रैगन बहुत बुरी तरह घायल हो गया था और इसीलिए वो लोग नीचे गिर जाते हैं। रेनिस अपने ड्रैगन के साथ वहां से निकल जाती है, लेकिन अचानक उसका मन बदल जाता है और वो फिर मुड़कर जंग के मैदान की तरफ वापस आने लगती है। लेकिन ऐसा करने पर वेगार उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है और वो लोग जमीन पर लैंड करते हैं। मेलिस तुरंत भाग निकलती है और कुछ समय के बाद वेगार फिर से उड़ान भरता है और अचानक से वो मेलिस को गर्दन से पकड़ लेता है और उसके गर्दन को चबा जाता है, जिससे कि मेलिस मर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। साथ साथ रेनिस भी। क्रिस्टन को जब होश आता है तो वो हर जगह तबाही का मंजर देखता है और वो ग्वेन को देखता है जो बच्चे कुचे लोगों को लेकर वहां से निकल रहा था। वो आगे बढ़ता है तो उसे एमंड दिखता है जो अपने तलवार से अपने ही भाई को शायद मारने के लिए जा रहा था, जो बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वो क्रिस्टन को देखकर रुक जाता है। रेनिस के मरने के बाद कॉर्लिस बहुत ज्यादा टूट चुका था, साथ ही साथ रेनेरा भी। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में मेलिस ड्रैगन के कटे हुए सिर को प्रजा के सामने लाया जाता है, लेकिन ये सब देखकर प्रजा के लोग भी बिल्कुल खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग जानते हैं कि रेनेरा इसका जवाब जरूर देगी। एलिसेंट ये सब होता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो अपने सर फिरे छोटे बेटे एमंड को देख रही होती है जो बिल्कुल पागल हो चुका था बदले की आग में, और उसके पास एगोन का खंजर भी था। इसके बाद महल में घायल एगोन को लाया जाता है जिसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सारे मेस्टर्स उसकी देखभाल करने में लग जाते हैं और शरीर पूरी तरह से जल चुका था, लेकिन मेस्टर्स उसकी जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एलिसेंट क्रिस्टन से मिलती है और उसे पूछती है कि लड़ाई के वक्त हुआ क्या था, एमंड आखिर था कहाँ। लेकिन क्रिस्टन अचानक से शांत पड़ जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ड्रैगन स्टोन में सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो लोग रुक्स रेस्ट हार चुके हैं और अब डेमन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। सर एल्फ्रेड बहुत ज्यादा गुस्से में थे। रेनेरा उनसे पूछती है कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। एल्फ्रेड कहता है कि मैं आपकी होशियारी या फिर आपके क्षमता पर सवाल नहीं उठाता, बस बात इतनी है कि आप एक औरत हैं। आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकती कि हमारे युद्ध में रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि औरत से ये काम कभी होता ही नहीं। रेनेरा ये बात सुनकर चुप हो जाती है और कहती है कि मैंने आपसे ज्यादा युद्ध देखा है, और बाकी लोग बात करने लगते हैं। वेगार इस जंग के बाद बहुत ज्यादा थक गया होगा और ये सही मौका है हमला करने का। रेनेरा कहती है कि मैं खुद जाऊंगी, लेकिन वो लोग मना करते हैं और वो पूछने लगती है तो फिर मैं क्या करूं, ऐसे ही बैठे रहूं। जैसे रेस बेला से बात करता है, कहता है कि वो भी जंग लड़ने के लिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी माँ बेला को भेजती है खबर लाने के लिए, दुश्मनों पर नजर रखने के लिए, तो वो क्यों नहीं जा सकता। वो यहाँ महल में बंद क्यों रहे, वो भी कुछ करना चाहता है। डेमन लॉर्ड ब्रैकन से मिलता है और उसके सामने घुटने टेकने के लिए बोलता है, लेकिन सामने इतने बड़े ड्रैगन होने पर भी वो डेमन के सामने नहीं झुकता। डेमन को इसकी उम्मीद नहीं थी कि वो लोग नहीं झुकेंगे। विलियम कहता है कि आपको उन सभी को मार देना चाहिए था। डेमन का मानना है कि अगर वो सबको मारते रहेगा तो वो अपनी सेना कैसे खड़ी करेगा। रेना ईरी पहुंचती है जहां लेडी जेन एरिन का महल है। वहां पर लेडी जेन कह रही होती है कि यहाँ तक दुश्मन नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हवाई हमला हो तो अलग बात है। रेना कहती है कि आपने वादा किया था आप महारानी को 15,000 तलवार देंगे, लेकिन बदले में उसे एक ड्रैगन चाहिए था। रीना कहती है आपको 2 ड्रैगन मिले, भले ही वो अभी अंडे में हैं। लेडी जेन उसे कहती है कि मुझसे बहस मत करो, जब तुम्हारी रहने खाने और प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी दादी की मौत की खबर सुनकर बुरा लगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रेनेरा मिसेरिया से बात कर रही होती है, जो रेनेरा को समझा रही होती है कि आपको आपके पिता ने वारिस चुना था, तो दूसरे लोग क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रेनेरा कहती है लेकिन मेरे पिता ने मुझे लड़ना नहीं सिखाया। अगर शायद मैं लड़का होती तो मुझे खिलौने के बदले में मेरे हाथ में तलवार होता। मिसेरिया कहने लगती है कि क्रिस्टन ने गलती की है। ड्रैगन के कटे हुए सिर को पूरे शहर में घुमाकर ये अपशगुन होता है। शहर के लोग डरे हुए हैं, वो गुस्से में हैं क्योंकि खाने को खाना नहीं है। राजा बुरी तरह घायल है
और उन्हें शांति चाहिए। रेनेरा सोचती है कि वो लोग मेरा साथ देंगे क्या। मिसेरिया कहती है ना खुश लोगों के लिए अफवाह चारे की तरह होती है। इसके बाद वो बेला से बात करने के लिए जाती है जो अपनी दादी को याद कर रही थी। रेनेरा बेला को कुछ देती है और बोलती है कि तुम इसे अपने दादाजी को दे देना। इसके बाद हम फिर से डेमन को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट कर रहा था और साइमन कहने लगता है कि जो भी रुक्स रेस्ट में हुआ उसके बाद पता नहीं आगे क्या होगा। हालत बहुत खराब है हर जगह की। साइमन बताने लगता है कि वो लोग भी कंगाल हैं क्योंकि लैरिस के पिता के साथ हादसा होने के बाद लैरिस ने अपनी सारी दौलत किंग्स लैंडिंग भिजवा दी है। ग्रीन काउंसिल मीटिंग में सभी लोग राजा के बारे में बात कर रहे थे कि अब तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उनकी किस्मत ऊपर वाले के हाथ है। एलिसेंट कहने लगती है कि महाराजा ऐसी हालत में राज नहीं कर सकते और फिलहाल हमें उनके जगह कोई और चाहिए होगा जो इस राज्य को चलाए, और वो खुद का नाम सामने रखती है। कहती है कि वो अपने पिता के जगह पहले भी ये फर्ज निभा चुकी है तो वो दोबारा से ये काम आसानी से कर लेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि एमंड को ये जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। एलिसेंट मना करती है, कहती है वो अभी बच्चा है और वो जो भी डिसीजन लेता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आप लोग तो जानते ही हैं। लेकिन फिर भी लोग एलिसेंट की बात को नहीं मानते और क्रिस्टन भी यही कहता है एमंड ही सही रहेगा। इसके बाद एमंड राजा के चेयर पे आके बैठ जाता है और एलिसेंट अपने छोटे बेटे के क्रूर फैसलों को सुनकर बहुत ज्यादा घबराने लगती है। ह्यू और उसकी पत्नी कैट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो लोग किंग्स लैंडिंग से कहीं और दूर जाने का सोच रहे थे। लेकिन ह्यू कहने लगता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। केट अपने पति से पूछती है क्या तुमने जो हथियार बनाए हैं राजा की तरफ से तुम्हें पैसे मिले। ह्यू कहता है राजा ने वादा किया है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है राजा ने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, हमारी बेटी बीमार है, हम कब तक यहाँ झूठे वादों से पेट भरते रहेंगे। एलिसेंट क्रिस्टन से मिलने के लिए आती है क्योंकि वो एमंड को अगला शासक बनने पर अपनी सहमति दिखा रहा था। एलिसेंट गुस्से में उसे ताना मारती है कि तुम्हारी वफादारी खत्म हो गई है या वो सिर्फ सूरज ढलने के बाद ही जागती है। क्रिस्टन कहता है कि उसने जंग देखा है और अब ये जंग ड्रैगन के हाथों में है, इसलिए जो ड्रैगन राइडर है उसे ही हमें लीड करना होगा। अब जो लोग शहर से बाहर जाना चाहते हैं उन्हें नहीं जाने दिया जाता। हर जगह अफरा तफरी का माहौल था क्योंकि किसी को खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा और ऊपर से उन्हें बाहर जाने के लिए भी नहीं दिया जा रहा। जेसेरिस पहुंचता है ट्विंस जो हाउस फ्रे की जगह है। जेसेरिस लॉर्ड फॉरेस्ट और लेडी सबिता को अपने तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत कहती है कि हम तुम्हारी माँ को महारानी मानने से नहीं कतरा रहे हैं, हमें तो बस वेगार का डर है। जेसेरिस कहता है आप उस ड्रैगन से डर रही हैं जो आपसे कोसों दूर है, जबकि मेरा तो आपके महल के बाहर ही खड़ा है। वो दोनों जेसेरिस की बात मान जाते हैं लेकिन उन्हें बदले में हैरनहल चाहिए क्योंकि उन्हें पता है लैरिस उस जगह को छोड़कर जा चुका है और वहाँ एक लॉर्ड की जरूरत होगी। डेमन काम कर रहा होता है तभी उसे मिलने के लिए एलिस रिवर आती है और कहने लगती है कि तुम तलवार चलाने के लिए बने हो ना कि कुल्हाड़ी चलाने के लिए। मगर डेमन कहता है कि मैं बाकी राजाओं से अलग हूँ। वो डेमन के कटे हुए हाथ को देखती है और उस पर दवाई लगाने लगती है और दोनों आने वाले जंग के बारे में बात करने लगते हैं और एलिस कहने लगती है कि फिर से इस जंग के वजह से कितने लोगों की जान जाएगी, कितनी माँओं से उनके बच्चे छीन जाएंगे। वो डेमन से कहती है काफी अजीब है ना कि तुम अपनी माँ को कभी जान नहीं पाए। फिर वहाँ पर लॉर्ड साइमन आते हैं और कहते हैं कि एक खबर है कि हाउस ब्रैकन अब आपका है, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। बेला अपने दादाजी कॉर्लिस से मिलने के लिए आती है जो अपने महल में नहीं जाना चाहता था जहां उसकी पत्नी नहीं होगी। बेला अपने दादाजी से कहती है कि रानी आपको हैंड ऑफ द किंग बनाना चाहती है। कॉर्लिस कहता है कि मेरी पत्नी के जाने के बाद भी उसका मन नहीं भरा क्या, अब वो क्या चाहती है मेरे परिवार से, अच्छा तो यही होगा कि मैं पश्चिम चला जाऊं और वहां कहीं खो जाऊं। लेकिन बेला अपने दादाजी को समझाने लगती है कि सिर्फ आपसे ही कुछ छीना नहीं गया है, दादी तो अपनी मर्जी से रुख रेस्ट गई थी अपने परिवार को बचाने के लिए और उन्हें वहाँ वो मौत मिली जो वो चाहती थी, इज्जत वाली मौत। और वो रेनेरा को आयरन थ्रोन पर बैठते हुए देखना चाहती थी जैसे कि मैं भी चाहती हूँ। रेनेरा सर एल्फ्रेड से मिलती है और कहती है कि आप सही कह रहे थे, हमें डेमन को आने का इंतजार करना होगा, लेकिन अब मैं इंतजार नहीं कर सकती और मैं चाहती हूँ कि आप हैरनहल जाइए। लेकिन सर एल्फ्रेड को लगने लगता है कि महारानी उसे बस काउंसिल से बेदखल करना चाहती है। रेनेरा कहती है कि मैं कोई रेवे नहीं भेजना चाहती क्योंकि डेमन उसे नजरअंदाज कर देगा, आप उससे बात करिए और उसे समझाइए। इसके बाद आधी रात में डेमन के कमरे के बाहर सर साइमन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि रिवर लॉर्ड्स आ गए हैं। वो सभी डेमन को बताने लगते हैं कि वो लोग डेमन का साथ देने के लिए मान गए हैं, लेकिन बदले में उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है वो सब कुछ बताने लगते हैं कि उनके मंदिर तोड़ दिए गए, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं, उनके खेत, उनके जमीन सब कुछ तबाह कर दिया गया। आखिर क्यों बच्चों को मारा जा रहा है? ये सबसे डेमन हैरान हो गया था
और कहता है ये सब झूठ है, जो कुछ भी ये कह रहा है उसे मेरे सामने लेकर आओ, तभी मैं मानूंगा। लेकिन वो लोग कहते हैं फिर तो आधा राज्य आपके सामने आ जाएगा। ये सबसे वो परेशान हो गया था। इसके बाद हम एलिंडा को देखते हैं जो कि मिसेरिया की खबरी है। कॉर्डलेस अपने हाथ में हैंड ऑफ द किंग वाला बैच पकड़ा हुआ था। एमंड आयरन थ्रोन को देखकर सपने देख रहा था कि वो उसमें बैठना चाहता है। हेलेना उसे बात करने के लिए आती और पूछती है कि ये सब करके आखिर तुम्हें मिला क्या। एलिसेंट एगॉन के पास बैठी हुई थी। रेनेरा से मिलने के लिए उसका बेटा जसेरिस आता है और वो उसे पूछती है ट्विंस में क्या माहौल है। जसेरिस बताता है जंग खत्म होने के बाद उन्हें हैरनहल चाहिए। रेनेरा कहती है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मुझे तुम पर नाज है। रेनेरा थोड़ी नाराज थी क्योंकि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस लड़ाई में हिस्सा नहीं ले सकती। वो कहने लगती है कि एमंड ज्यादा इंतजार नहीं करेगा और मैं उसके ड्रैगन से लड़ सकती हूँ अपने ड्रैगन को इस्तेमाल करके। सायरेक्स तेज है, मैं अब अपने हक के लिए लड़ूं या सब कुछ खत्म होने का इंतजार करूं? हमें ड्रैगन्स चाहिए। जसेरिस कहता है हमारे पास ड्रैगन्स की कमी नहीं है, हमारे पास वर्मिथॉर और सिल्वर विंग है जो अपने तहखाने में सो रहे हैं। लेकिन वो कहती है हमारे पास ऐसा कोई नहीं है जो उस ड्रैगन को उड़ा पाए। अगर ऐसा होता तो हमारे सामने कोई टिक भी नहीं पाता। जसेरिस ऐसे लोगों के बारे में बात करता है जो उनके परिवार में रहा करते थे। वो असली में टारगेरियंस थे, लेकिन अब उनकी शादी दूसरे घरानों में हो गई है। हो सकता है कि वो लोग मदद कर पाए, लेकिन रेनेरा कहती है कि उनके रगों में टारगेरियन का खून पतला हो गया होगा, ड्रैगन्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर रेनेरा को यह आइडिया पसंद आता है और वो रिस्क लेना चाहती है। अब हम जेसन लैनिस्टर को देखते हैं जो टाइलैंड लैनिस्टर का जुड़वा भाई है। वो अपनी सेना के साथ गोल्डन टूथ पहुंचता है और वो कहता है कि वो अपने तरफ से अपनी सेना को लेकर आया है और वो इस बारे में रेवन किंग्स लैंडिंग भिजवाने को बोलता है ताकि इस बारे में एमंड को पता चले, और तब तक के लिए वो अपने लोगों के साथ गोल्डन टूथ में ही रुकना चाहता है। ग्रीन काउंसिल में एमंड टाइलैंड पर चिल्ला रहा होता है और कहता है कि वो कोई कुत्ता नहीं है जिसे कोई कभी भी बुला सकता है। टाइलैंड कहने लगता है कि रिवरलैंड में एक बहुत बड़ा ड्रैगन है और इसीलिए जेसन को आपकी मदद चाहिए थी। एमंड ट्राईआर्की की मदद चाहता है जो सी स्नेक पर अपना दबाव बनाए, लेकिन एलिसेंट अपने बेटे को समझाती है कि ट्राईआर्की पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये बात तुम्हारे पिता अच्छे से जानते थे। एमंड क्रिस्टन से बात करता है और कहता है कि समय रहते तुम डेमन पर हमला कर दो, जब सही समय आएगा तो मैं खुद पहुंच जाऊंगा। एमंड अपनी माँ से अकेले में बात करता है और पूछता है कि आपकी वैसे इस काउंसिल में जगह क्या है। वो कहती है तुम्हारे पिता के साथ मैं भी इस रियासत को संभालती थी। एमंड कहता है कि अब तो पिता रहे नहीं, इसलिए हमें अब आपकी जरूरत नहीं है, आप घरेलू काम करिए। एलिसेंट अपने बेटे से पूछती है क्या अभी तक तुम अपने अपमान का बदला नहीं ले पाए, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ कॉर्डलेस हैंड ऑफ द किंग वाला बैच पहन लेता है और उसके बाद सभी लोग वहां पर आते हैं मीटिंग के लिए और वहां पर सर स्टेफन डार्कलिन को बुलाया जाता है और रेनेरा कहने लगती है कि जब डेमन उसके साथ है ही नहीं तो वो अकेले डिसीजन लेना चाहती है और उसे और ड्रैगन राइडर्स की जरूरत होगी। लेकिन सर स्टीफन कहने लगते हैं मगर आपके राजघराने में ऐसा तो कोई और है नहीं जो राइडर बन पाए। रेना भी तो ड्रैगन राइडर है, लेकिन कॉर्डलेस कहता है कि उसने कोशिश की थी लेकिन ड्रैगन ने उसे अपने राइडर के तौर पे स्वीकार नहीं किया। रेनेरा सर स्टेफन से कहने लगती है कि टारगेरियन और डार्कलिन के बीच एक रिश्ता है। मैंने इतिहास में सब कुछ पढ़ा है और ये सच है कि आपकी परदादी एक टारगेरियन राजकुमारी थी और हो सकता है कि आप ड्रैगन को राइड कर पाएं। स्टेफन काफी खुश था कि रानी उसे इस काबिल समझती है और इसीलिए वो एक बार कोशिश तो जरूर करना चाहता है। डेमन फिर से अजीब अजीब सपने देख रहा था और वो आयरन थ्रोन वाले कमरे में अपने मरे हुए भाई विसरिस को देखता है जो अपने भाई से कहता है कि मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया वो तुमने मेरे मुंह पे मार दिया। सर साइमन डेमन को संभालते हैं और डेमन उसे चाकू की नोक पे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे वजह से ही मेरी नींद उड़ गई है। वो हैरनहल छोड़कर जाने वाला था कि तभी बाहर उसे एलिस मिलती है और उसे समझाती है कि हमसे भी पुरानी इस दुनिया में कुछ तो है और हम तो बस एक मोहरा हैं, हम और तुम दोनों। वो डेमन को समझाती है कि तुम्हारे इसी बर्ताव के वजह से तुम्हारे भाई ने तुम्हें सत्ता नहीं दिया, क्योंकि जो लोग सत्ता के भूखे होते हैं वो शायद इसके लायक ही नहीं होते। डेमन गुस्सा हो जाता है, लेकिन एलिस उसे समझाती है कि ये कोई ताकत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। डेमन उसे पूछता है रिवर लॉर्ड से सुलह करने के लिए कोई सलाह हो तो बताओ। तो वो बताती है कि तुम्हें ग्रोवर टली की मदद की जरूरत होगी, उसी के वजह से लोगों में एकता है, नहीं तो लोग कब के एक दूसरे को नोच खाकर मार देते हैं। फिलहाल तुम कुछ मत करो, 3 दिन में हवा का रुख खुद बदलेगा। ड्रैगन स्टोन में हर कोई तहखाने में आता है। सी स्मोक ड्रैगन उनके सामने आता है जिसे स्टेफन को काबू करना होगा और उसी से पता चलेगा कि उसके अंदर टारगेरियन ब्लड है या नहीं। कुछ समय के बाद सी स्मोक शांत हो जाता है और वो अपना गर्दन नीचे कर लेता है, जिससे कि स्टेफन धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ने लगता है उसके पीठ पर बैठने के लिए। लेकिन वो ड्रैगन बहुत चालाक था
वो आग उगल के स्टेफन को मार डालता है और रेनेरा ये सब कुछ देखकर हैरान हो गई थी। कॉर्डलिस युद्ध पर एलिन को उसके साथ चलने को बोलता है, मगर वो कहता है कि आपके साथ और भी कई सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हें ले जाइए। कॉर्डलिस उसे कहता है तुमने स्टेपस्टोन में बहुत बहादुरी दिखाई और इस ओहदे के हकदार सिर्फ तुम हो। इसके बाद किंग्स लैंडिंग में हम उल्फ को देखते हैं जो खाना खा रहा था और आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे उनके लिए तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, मगर महल में जश्न होता है, दावत होती है। बकरे का मीट, मटन, केक, क्या कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड बार्टिमोस रेनेरा से कहने लगते हैं कि हमारी बदकिस्मती थी कि हमने ऐसा कदम उठाया और हमने सर स्टेफन जैसा वीर योद्धा खो दिया। और वो और भी बहुत कुछ कहने लगता है और गुस्से में आकर रेनेरा उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि ये तो मेरी ही गलती है कि तुम लोग अब मुझसे डरते नहीं हो। इसके बाद वो अपने कमरे में अकेली होती है, तब उससे मिलने के लिए मिसेरिया आती है और उसके सामने वो कहने लगती है कि ये तो मेरी बेवकूफ़ी थी, ये सोचना कि डार्क लेन ड्रैगन्स की सवारी कर सकते हैं और अब सर स्टेफन की मौत के बाद कौन हिम्मत दिखाना चाहेगा। मिसेरिया उसे खुशखबरी देती है कि किंग्स लैंडिंग में प्रजा की हालत बहुत खराब है और सत्ता हड़पने वालों ने उनका साथ छोड़ दिया है, वो भूखे हैं, वो बदला लेना चाहते हैं। उसके बाद किंग्स लैंडिंग में देखते हैं कि दुकानों में खाना खत्म हो गया था, जिससे कि लोग परेशान होने लगते हैं और उनके सामने गाड़ी भर भर के भेड़ को लाया जाता है जो महल में ड्रैगन्स को खिलाया जाएगा, जिस पर लोग काफी चिल्लाने लगते हैं कि ड्रैगन्स को खिलाने के लिए खाना है लेकिन प्रजा को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। एमंड को काउंसिल के लोग बताते हैं कि सब आपकी तरफ देख रहे हैं, आप ही हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। लैरिस नए हैंड ऑफ द किंग के बारे में बात करता है जो अभी कोई है नहीं, जो पहले क्रिस्टन हुआ करता था, लेकिन लैरिस अपने बारे में कहने लगता है कि कोई तो आपको ऐसा चाहिए होगा जो चालाक हो, चीजों का जानकार हो। लेकिन एमंड उसे कहने लगता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो खुद की तारीफ करते हैं और वो उसे कहता है तुम ऑटो हाई टावर को ढूंढो, उन्हें संदेश भेजो। मिस्टर ओरविल वहां पर आकर राजा की हेल्थ के बारे में बोलते हैं कि एगॉन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अब तो उन्हें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जिससे एमंड थोड़ा परेशान होने लगता है क्योंकि अगर उसका बड़ा भाई ठीक हो गया तो एगॉन दोबारा से राजा बन जाएगा और उसका राजा बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा और वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा। वो अपने बड़े भाई से मिलकर कहता है कि मेरी बेवकूफ़ी थी जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया। फिर वहाँ पर मिस्टर ओरविल आते हैं और एमंड उनसे कह देता है कि सभी को कहना कि राजा को ठीक होने में अभी काफी समय लगेगा। इसके बाद हम रेना को देखते हैं जो रेनेरा के बच्चों के साथ होती है। तभी ये उसके सामने बहुत सारे जानवर मरे हुए दिखाई देते हैं और फिर वहाँ पर लेडी जेन आती है और एक खुशखबरी देती है कि प्रिंस रेजियो ने तुम्हारे खत का जवाब दिया है और वो रेनेरा के छोटे बच्चे को अपने राज्य पेंटोस में जगह देने को तैयार है और रेना को भी। रेना उसे कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपके यहाँ तो एक बहुत बड़ा ड्रैगन है, इसके बारे में आपने मुझे बताया क्यों नहीं। लेडी जेन बताती है कि हमें उस ड्रैगन की खबर आने लगी थी कि वो अक्सर खाने की तलाश में यहाँ आता था, वो काफी बड़ा है और खतरनाक भी। एडम अपने बड़े भाई एलन को समझा रहा होता है कि उसे कॉर्डलिस की मदद करनी चाहिए और वो उसे जो ओहदा देना चाहता है उसे अपना लेना चाहिए। एडम भी यही सोचता है कि हमारी जिंदगी ऐशो आराम वाली होनी चाहिए, मगर एलन अपने छोटे भाई से कहता है कि उस बारे में सपने मत देखो जो कभी सच नहीं होने वाले। जसेरिस अपनी माँ से मिलता है और पूछता है कि सुना है आपने लॉर्ड बाल्टीमोस को तमाचा मारा सबके सामने और इस बारे में हर लोग बात कर रहे हैं। वो कहने लगती है कि लोग मुझ में शायद अपनी बेटी देखते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक शासक की तरह देखें। तभी वहाँ पर मिसेरिया आती है जो कहती है कि तोहफा किंग्स लैंडिंग भिजवा दिया गया है। इसके बाद देखते हैं कि किंग्स लैंडिंग में समुद्र की तरफ एक नौका आता है जिसमें भर भर के खाना था और वहाँ के लोग तो खाने के लिए ही तरस रहे थे। ऑरविल एलिसेंट से कहने लगता है कि राजा की हालत अभी भी बहुत खराब है और वो जिंदा बच जाएंगे, लेकिन उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगेगा। इसके बाद वो बाहर आकर अपने भाई ग्वेन से मिलती है और उसे पता है कि एलिसेंट और क्रिस्टन के बीच कुछ तो चल रहा है और वो उसे बता देता है कि ऑटो हाई टावर मतलब जो उनके पिता हैं वो है कहाँ उन्हें तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने खबर भेजी है कि वो समय पर यहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। एलिसेंट अपने भाई से पूछती है कि मेरा बेटा डेरॉन कैसा है, वो तो खत भी नहीं लिखता। तो ग्वेन बताता है कि वो तो अब 16 साल का हो गया है, वो अच्छा तलवारबाज भी है। उसके बाद वो क्रिस्टन और उसके फौज के साथ निकल जाता है। फिर वो जाती है अपनी बेटी हेलेना से मिलने के लिए जो उसकी बहू भी है। ह्यू और बाकी लोगों को पता चलता है कि रेनेरा की तरफ से जहाज आया है जिसमें भर भर के खाना है
और इसीलिए सभी लोग खाना लूटने लगते हैं और वो सभी एलिसेंट और राजघराने के लोगों के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए पहुंच जाते हैं मंदिर के सामने जहां एलिसेंट और हेलेना गए हुए थे। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं क्योंकि उनके पीछे प्रजा के लोग पड़ जाते हैं जो भूख से मर रहे थे। कि इतने में वहां पर दंगा शुरू हो जाता है, लेकिन दोनों औरतें किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और सभी लोग रेनेरा को अपनी रानी मानकर जय जयकार करते हैं। लैरिस एगॉन से मिलने के लिए आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे डर है कि आप कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। मुझे मेस्टर्स पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप पहले की तरह कभी भाग नहीं पाएंगे। आपको आपके भाई से ही जान को खतरा है और आपको ये समझ आ ही गया होगा। एगॉन उसे कहता है मेरी मदद करो। डेमन फिर से भ्रम देख रहा होता है और तभी उसे साइमन आकर बताता है कि लॉर्ड ग्रोवर टली अब नहीं रहे और अब वो छोटा लड़का ऑस्कर टली रिवरलैंड का लॉर्ड पैरामाउंट है। फिर समुद्र किनारे जहाँ कुछ लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पर एडम था कि तभी वहाँ पर ड्रैगन सी स्मोक पहुंच जाता है और वो जैसे एडम के पीछे ही पड़ जाता है। फिर वो जंगल में उसके एकदम सामने आ जाता है। मिसेरिया रेनेरा को बताने लगती है कि प्रजा के लोग राजघराने के लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हैं और ये उनके लिए खुशी की बात है। रेनेरा पूछती है क्या वो रानी कहलाने के काबिल नहीं है। वो डेमन के बारे में कहने लगती है कि वो हमेशा मुझ पे अपना हक जमाता था, अब तक तो वो मेरे खिलाफ हो गया होगा और उसके पास जितने ड्रैगन्स हैं वो लोग वेगार का सामना नहीं कर पाएंगे। मैं कैसे शासन करूंगी जब मेरे बेटे को ही मुझ पर भरोसा नहीं है। मिसेरिया उसे कहती है कि मैं आपके साथ हूँ। फिर वो अपनी कहानी बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पिता उसके साथ बलात्कार करते थे और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके पिता ने उसके साथ कुछ ऐसा किया, एक ऐसा हादसा हुआ कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी और तब से वो किसी पर यकीन नहीं करती थी। शायद इसीलिए वो अब तक जिंदा है। दुनिया में बहुत बुराई है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं और उनमें से एक रेनेरा है जिसने मिसेरिया की कदर की है और उसे अपने बराबर समझा है। इसीलिए मिसेरिया मरते दम तक उसकी सेवा करेगी। अब खुश होकर रेनेरा उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि सी स्मोक पर कोई सवार था, जिससे वो लोग हैरान हो जाते हैं और रेनेरा अपने ड्रैगन से निकल पड़ती है। रेनेरा पहुंच जाती है देखने के लिए कि आखिर सी स्मोक पर कौन सवार था और ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि ये तो एडम है। पहले तो वो उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। उसे लग रहा था कि एडम उनका दुश्मन है, लेकिन वो कहता है कि मैं ड्रैगन को उड़ाने की कला सीखना चाहता हूँ और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। रेनेरा उसकी तरफ बढ़ती है और एडम कहता है कि ये ड्रैगन खुद मेरे पास आया था और अगर ऊपर वाला बड़े काम में मेरा हाथ चाहता है तो मैं कौन होता हूँ खुद को मना करने वाला। रेनेरा उससे पूछती है तुम्हारे माता पिता कौन है। वो कहता है मेरी माँ जहाज बनाने का काम करती थी और उसके पिता कोई खास आदमी नहीं थे। रेनेरा पूछती है क्या तुम्हारे पूर्वज टारगैरियंस थे। वो कहता है ऐसा कुछ नहीं था। रेनेरा काफी खुश हो जाती है क्योंकि जो उसे पहले नामुमकिन लग रहा था एडम ने उसे मुमकिन कर दिखाया। इसके बाद हम एलिसेंट को देखते हैं जो सर रिकार्ड से आकर कहती है कि वो किंग्सवुड जाना चाहती है, वो भी अकेले। लैरिस जैस्पर से बात कर रहा था और दोनों कहते हैं कि कुछ नाइट्स को वॉल पर भेजा जाएगा ड्यूटी के लिए। जैस्पर को ये पता चला है कि सी स्मोक पर कोई सवार था। वो कहने लगता है हो सकता है वो लेडी रैना होगी, लेकिन लैरिस कहता है कि लेडी रैना ने 14 साल की उम्र में कोशिश की थी, लेकिन उसके ड्रैगन ने उसे लगभग खा ही लिया था। वो भी सोचने लगता है कि आखिर उसे सवार करने वाला होगा कौन। कॉर्लिस और बाकी सभा के लोगों को पता चलता है कि ड्रैगन की सवारी एक निचली जाति का आदमी कर रहा था, जिस पर उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो उन्हें पकड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन कॉर्लिस कहता है हमें पहले रानी की बात सुनेंगे कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो गायब है। रेनेरा मिसेरिया से बात कर रही होती है और वो काफी खुश थी और सोचती है कि एडम जरूर टारगैरियन से जुड़ा हुआ है। तभी ड्रैगन्स ने उसे एक्सेप्ट किया और उन्हें तुरंत अपने 2 बड़े ड्रैगन्स वर्मिथॉर और सिल्वर विंग के लिए भी राइडर्स ढूंढने होंगे। सवाल यह है कि कहाँ ढूंढना होगा। मिसेरिया कहने लगती है कि ऐसे नाजायज औलाद और भी तो हो सकते हैं, उन्हें बस अच्छे से ढूंढने की जरूरत है, शायद आपके यहाँ ड्रैगन स्टोन में ही मिल जाए। रेनेरा सोचने लगती है क्या ऐसे नाजायज लोग राजघराने की परंपरा की इज्जत रखेंगे। मिसेरिया कहने लगती है कि आपके खुद के परिवार के लोग आपसे आपकी राज्य गद्दी हड़पना चाहते हैं, उनमें कौन सी इज्जत है। इसके बाद वो ठान लेती है कि वो अपनी सेना खड़ी करेगी, भले ही उसके लिए नाजायजों की मदद ही क्यों न लेना पड़े। एडम को एक कमरा दिया जाता है रहने के लिए और उसे मिलने के लिए कॉर्लिस आते हैं, तो एडम कहने लगता है कि उसे अब जहाज वाले ड्यूटी से फ्री करना होगा। कॉर्लिस ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस उसे शाबाशी देकर चला जाता है। इसके बाद हम डेमन को देखते हैं जिसे मिलने के लिए ग्रोवर टली का पोता ऑस्कर आता है और अब डेमन को ऑस्कर की ही जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब ऑस्कर ही है जो टली खानदान के लिए फैसले लेगा। ऑस्कर कहने लगता है कि आपने रानी के नाम पर बहुत खून बहाया। डेमन उसे पूछता है कि किसके साइड हैं आप। ऑस्कर कहता है कि टली घराने ने विसरिस के लिए शपथ ली थी
तो हम रेनेरा के साथ हैं। इसके बाद वो लोग रिवर लॉर्ड से मिलने के लिए जाते हैं, जिन्हें वो समझाने लगता है कि हमारे बीच जो भी मनमुटाव है उसे साइड में रख के हमें आने वाले जंग को टालने के बारे में सोचना है। रिवर लॉर्ड छोटे बच्चे को अपना लॉर्ड नहीं मान सकते, लेकिन ऑस्कर उन सभी को समझाता है कि भले ही मुझे किसी भी चीजों का तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे दादाजी ने विसरिस का साथ देने के लिए शपथ लिया, इसलिए हमें रेनेरा का साथ देना होगा, भले ही ये राजकुमार कितना ही निर्दय क्यों ना हो। डेमन कहता है महाराज, राजकुमार नहीं। सभी लोग ऑस्कर को अपना नया लॉर्ड मान लेते हैं और विलियम ब्लैकवुड खुद ऑस्कर के लिए खुद को समर्पित कर देता है। लेकिन ऑस्कर कहता है पर मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि तुमने डेमन के कहने पर कितनों का नरसंहार किया। सभी लोग ऑस्कर के साथ हैं और वो विलियम को गिरफ्तार करवा लेता है। फिर वो डेमन से कहता है कि अगर आप हमारे सहयोगी लायक बनना चाहते हैं तो आपको वो सब कुछ सही करना होगा जो आपने गलत किया। डेमन को मदद चाहिए और इसीलिए वो कुछ भी करेगा। और जैसे ही वो विलियम का गला काटने वाला था, वो फिर से भ्रम देखने लगता है और वो अपने बड़े भाई से मिलता है विसरिस, जो राजा के ताज को देखकर कहने लगता है कि इस ताज के वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, मगर तुम्हें हमेशा से ये पहनना था, क्या तुम अभी भी ये पहनना चाहोगे? ऑरविल एगॉन को चलने में मदद कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था। लैरिस वहां पर आकर मदद करता है और एगॉन दर्द में चिल्लाए जा रहा था। लैरिस उसे कहता है आप ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। लैरिस ऑरविल को समझाता है तुम्हें इन्हें चलना सिखाते रहना होगा। कॉर्लिस एलिन से मिलता है और उसे काम देता है कि उसे कुछ जहाज रेनेरा के तरफ से किंग्स लैंडिंग भिजवाना है। कॉर्लिस उसे बता देता है कि रानी को एक ही ड्रैगन राइडर चाहिए था जो उन्हें मिल गया और वो तुम्हारा भाई है। कॉर्लिस उसे कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी माँ तो बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम में और तुम्हारे भाई में ड्रैगन लॉर्ड का खून हो। जिस पर एलिन कहने लगता है कि मेरे छोटे भाई को हमेशा से ही कुछ बड़ा चाहिए था। एरी में हम देखते हैं कि रेनेरा के बच्चों को लेकर पेंटोस जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन तभी वो अपना रास्ता बदल कर ड्रैगन ढूंढने के लिए चली जाती है। जेसेरिस रेनेरा पर चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो आम लोगों में ड्रैगन राइडर्स चुन रही थी मिसेरिया के कहने पर, और उसे उन नाजायज लोगों पर यकीन नहीं था। कहता है वो लोग दोगले हैं। वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर यही लोग बाद में आयरन थ्रोन पर बैठना चाहें तब आप क्या करेंगे? रेनेरा पूछती है तो फिर मैं क्या करती? वेगार का सामना तुम कैसे करोगे, या मैं खुद जाऊंगी? रेनेरा किसी तरह इस जंग को टालना चाहती थी। उसके बाद आयरन थ्रोन पर जेसेरिस बैठेगा, लेकिन जेसेरिस कहने लगता है जब सभी लोग जानते हैं कि वो नाजायज है लेकिन उसके पास ड्रैगन है तो वो आयरन थ्रोन पर बैठ सकता है। लेकिन जो रेनेरा कर रही है इसके वजह से उसके दावेदारी को वो खतरे में डाल रही है। रेनेरा अब इस रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहती। मिसेरिया एलिन को एक संदेश देती है और कहती है कि उसके खबरी एलिंडा तक पहुंचा देने के लिए। वो संदेश एलिंडा तक पहुंच जाता है और वो किंग्स लैंडिंग में अपना काम करना शुरू कर देती है, मतलब कि वहां के प्रजा के लोगों को रेनेरा की तरफ करना। अब सभी लोगों में ये बात फैल जाती है कि आम लोगों को ड्रैगन स्टोन ले जाने की तैयारी हो रही है और वो लोग उल्फ से कहने लगते हैं कि उसके लिए सुनहरा मौका है। यू को भी उसकी पत्नी कह रही होती है कि उसे जाना चाहिए, इससे उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। तब जाकर वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच बताता है कि उसकी माँ पहले ब्रोथल में काम करती थी और राजघराने से ही कोई उसकी माँ के साथ इंटीमेट हुआ होगा, जिससे कि ह्यू पैदा हुआ, क्योंकि उसका बाल बचपन से ही सुनहरा था, बिल्कुल विसरीज और डेमन की तरह। इसीलिए उसे लगता है कि वो टारगेरियन से कनेक्टेड है। इसके बाद बहुत सारे लोग बोट के मदद से ड्रैगन स्टोन जाने के लिए निकलते हैं। लोगों को आता देखकर ड्रैगन कीपर्स बहुत ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि आम लोगों को ड्रैगन राइडर बनने का मौका मिल रहा था। वो लोग कहने लगते हैं कि ड्रैगन्स डरे हुए हैं, ड्रैगन्स कोई खेलने की चीज नहीं है और हम लोग इसके खिलाफ हैं। मगर रेनेरा किंग्स लैंडिंग के लोगों से मिलती है और उन्हें समझा देती है कि अगर ड्रैगन्स ने उनमें से किसी को भी अपना लिया तो वो लोग बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहेंगे, उनकी लाइफ बदलने वाली है। अगर ये 2 ड्रैगन्स हमारे पास आ जाएं तो दुश्मनों को घुटने टेकने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा, हमारी और आपकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अब हम जाएंगे ड्रैगन से मिलने। वर्मिथॉर, जिसे ब्रॉन्ज फ्यूरी भी कहा जाता है, ऊपर वाला आप सबकी रक्षा करे। इसके बाद वो लोग तहखाने में जाते हैं और रेनेरा वर्मिथॉर को बुलाती है, जिसके बाद ड्रैगन उसके सामने आ जाता है और लोगों की तो हालत ही खराब होने लगती है, क्योंकि वो ड्रैगन बहुत बड़ा था। रेनेरा उस ड्रैगन को छूती है और उसे शांत करती है और फिर वो लोगों से पूछती है तो फिर तुम लोगों में से कौन पहले आएगा? एक आदमी आगे बढ़ता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, मगर वर्मिथॉर उसे जलाकर मार डालता है और वो हर जगह आग बरसाने लगता है, जिससे लोग मरने लगते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। उल्फ छुप जाता है। दूसरी तरफ ह्यू के सामने वो ड्रैगन आ जाता है और उसके सामने दहाड़ने लगता है।
मगर वो ह्यू को जलाकर मारता नहीं। वर्मिथॉर ह्यू के सामने बिल्कुल शांत हो जाता है, मतलब कि अब ह्यू एक ड्रैगन राइडर बन चुका है। रेनेरा ये देखकर बहुत खुश थी। उल्फ अपनी जान बचाते हुए गुफा के अंदर ही अंदर दूसरे तहखाने पर पहुंच जाता है, जहां उसे सिल्वर विंग मिलता है, लेकिन वो उल्फ को कुछ नहीं करता और इस तरह उल्फ को भी उसका ड्रैगन मिल जाता है। और इसके बाद हम ग्रीन काउंसिल को देखते हैं। जैस्पर एमंड को बता रहे होते हैं कि प्रिंस डेरॉन का ड्रैगन टेसारियन उड़ने के काबिल हो गया है और जल्दी आपका भाई आपका साथ देने आएगा। तभी बाहर लोग ड्रैगन ड्रैगन चिल्लाने लगते हैं और देखते हैं ये तो उल्फ है जो अपने ड्रैगन सिल्वर विंग की सवारी कर रहा था। ये देखकर एमंड तुरंत अपने ड्रैगन वेगार पर बैठकर निकलता है देखने के लिए कि आखिर इस ड्रैगन की सवारी कर कौन रहा था। जैसे वो ड्रैगन स्टोन के सामने पहुंचता है तो वो मुड़ जाता है और वो देखता है कि रेनेरा के साथ बड़े बड़े ड्रैगन्स खड़े होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टायलैंड लैनिस्टर ट्रायरार्की के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए जाता है। वो लोग कहने लगते हैं कि उन्हें उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, उन्हें घेराबंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग जहां चाहे अपना सामान बेच सकते हैं और वो सभी अपने लिए स्टेप स्टोन का डिमांड करते हैं। ये वही जगह है जहां सीजन 1 में डेमन और कॉर्लिस के बीच लड़ाई हुई थी। बदले में वो लोग अपने तरफ से हथियार सप्लाई करने के लिए मान जाते हैं। टायलैंड डील होने के बाद वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारी एक और शर्त है। वो लोग कहते हैं कि जहाज के कमांडर का नाम है लोहार, आपको पहले उनसे मिलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पर एडमिरल लोहार आती है जो एक औरत है, जिसे देखकर टायलैंड थोड़ा हैरान हो गया था। लोहार कहती है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, जो मुझे हरा नहीं सकता। टायलैंड पूछता है किस चीज में, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। एमंड शार्प पॉइंट शहर को जलते हुए देख रहा था। एगॉन और विल से कहने लगता है कि उसके लिए शराब लाने। तभी वहाँ पर लैरिस पहुंच जाता है राजा से बात करने और बताते हैं कि हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। रेनेरा अपने बड़े ड्रैगन्स के लिए ड्रैगन राइडर्स ढूंढ चुकी है। एमंड और बाकी लोग उसे चुनौती देने के लिए गए, लेकिन उन्हें लौटना पड़ा। एगॉन के दिल को सुकून मिलता है कि उसके छोटे भाई के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। लैरिस कहता है वो तो ठीक है, लेकिन उसने गुस्से में शार्प पॉइंट को जलाकर खाक कर दिया। एगॉन यहाँ से भागना नहीं चाहता, लेकिन लैरिस उसे बहुत समझाता है। रेनेरा यहाँ कभी भी अपने सारे ड्रैगन्स को लेकर पहुंच जाएगी, उससे पहले आपको यहाँ से निकलना होगा। लैरिस राजा को बताता है कि वो हैरनहल के गोल्ड रिजर्व को आयरन बैंक में हमेशा रखता आया है। दोनों आराम से अच्छी जिंदगी जी सकते हैं जब तक कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, और आखिर में हम लोग लौटेंगे और तब प्रजा आपको देखकर खुश भी होगी। रेना अभी भी ड्रैगन की तलाश में भटक रही होती है। ड्रैगन स्टोन में जैसेरिस मीटिंग वाले कमरे में ह्यू और उल्फ को देखता है और उल्फ बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करता। वो टेबल के ऊपर अपना पैर रखकर बात कर रहा था और वो राजकुमार जैसेरिस की इज्जत नहीं करता और वो उसके बाल को लेकर बात करने लगता है जो राजघराने की तरह तो बिल्कुल नहीं लगता। ह्यू राजकुमार से कहता है उसे माफ कर दीजिए, उसे यहाँ के तौर तरीकों के बारे में कुछ नहीं पता। जैसेरिस उल्फ से कहने लगता है कि यहाँ दुश्मन शार्प पॉइंट को जलाकर राख कर चुके हैं, तुम्हें पता भी है वहाँ के लोगों को क्या हुआ, वो लोग जलकर मर गए या भाग गए। ऐसे दुश्मनों के साथ तुम लोग लड़ भी पाओगे या सिर्फ यहाँ बैठकर आराम फरमाओगे। उल्फ माफी मांगकर चला जाता है। उसके बाद रेनेरा और कॉर्लिस को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे और कॉर्लिस उसे कह रहा होता है कि आपको पहल करनी होगी, इससे पहले एमंड एक और हमला कर दे। रेनेरा कहती है कि अब वेगार अकेला पड़ गया है। कॉर्लिस उसे डेरोन के बारे में याद दिलाता है जिसके पास भी एक ड्रैगन है और हेलेना के पास भी, लेकिन रेनेरा कहती है कि हेलेना को ड्रैगन उड़ाने में दिलचस्पी नहीं है। रेनेरा उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वो कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी पत्नी के लिए कर रहा हूँ। हैरनहल में हम देखते हैं कि डेमन से मिलने के लिए सर एल्फ्रेड पहुंच जाते हैं, जिसे रेनेरा ने डेमन से बात करने के लिए भेजा था। और वो डेमन से बात करते हुए कहने लगता है कि इस जंग के माहौल में हमें आपके जैसे लीडर की जरूरत है। रेनेरा सभा में हमारी बातें नहीं सुनती। वो डेमन से कहने लगता है कि अगर आप हमारे लीडर बन जाएंगे तो जंग लड़ना आसान हो जाएगा। रेनेरा के इरादे नेक हैं, लेकिन इस वक्त हमें एक राजा की जरूरत है। डेमन ये सुनकर मुस्कुराता है और साइमन उनकी बातें सुन लेते हैं। जैस्पर एमंड को बताने लगते हैं कि कैसे रेनेरा अपनी सेना बढ़ा रही है और ड्रैगन राइडर्स ढूंढ रही है। एमंड कहने लगता है कि हमारे बंदरगाह से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। एलिसेंट वापस महल आ जाती है और अपनी बेटी से मिलती है और उसे पूछती है क्या तुम इस जगह को छोड़कर जाना चाहती हो। तभी वहाँ एमंड आ जाता है जो अपनी बहन हेलेना पर जोर करने लगता है कि तुम्हें अपने ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ युद्ध लड़ने जाना होगा, लेकिन वो कहती है मुझे युद्ध लड़ने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। मगर वो कहता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। वो अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था जिस पर उसकी माँ उसे रोकती है। तो एमंड कहता है आपके ही वजह से हम सब कमजोर पड़ गए हैं। एलिसेंट उस पर चिल्लाने लगती है कि आज हमारी जो हालत है उसके वजह तुम हो, तुम हर जगह तबाही मचाने लगे हो।
बड़ा मजा आता है तुम्हें ये सब करके, और तुम अब अपने बहन के पीछे पड़े हुए हो। एलिसेंट ऑरविल के पास जाती है और उसे मदद मांगती है। कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्रिस्टन एलिसेंट के दिए हुए रुमाल को देख रहा था और ग्वेन को तो इसके बारे में पहले से ही पता था, और वो क्रिस्टन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से दूर वॉल पर भिजवा सकता हूँ। क्रिस्टन उसे बताने लगता है कि एलिसेंट ने उसकी जान बचाई थी 2 बार और इसीलिए वो एलिसेंट के लिए जी रहा है और वो उसके लिए कुछ भी करेगा। अब तो क्रिस्टन को भी लगता है कि वो सभी अपनी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं और सब कुछ अब ड्रैगन के हाथ में है। टाइलैंड लोहार के साथ लड़ने लगता है और इसी में टाइलैंड को लोहार को हराना था। वो लोहार को हरा भी देता है जिससे वो काफी खुश भी हो गई थी। जेसेरिस से बेला मिलने के लिए आती है और वो बेला से कहने लगता है कि बाहर से आए लोग बेइज्जती की तरह हैं। अगर कोई भी ऐरा गैरा ड्रैगन्स की सवारी करने लगेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। बेला उसे कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, हम जानते हैं हम कौन है। मैं जानती हूँ तुम यहाँ के राजकुमार हो, तुम्हारी माँ यहाँ की रानी है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने ड्रैगन्स के बिना, अपने इस ओहदे के बिना बेकार हो? यही तो इस दुनिया का दस्तूर है और तुम खुद को नाराज करके खुद का ही नुकसान कर रहे हो। टाइलैंड लोहार और बाकी के कैप्टन्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था और लोहार उसे कहने लगती है कि उसे टाइलैंड से बच्चे चाहिए, जिससे वो भी हैरान हो जाता है क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। रेनेरा पूरे परिवार और नए ड्रैगन्स के साथ बैठकर डिनर कर रही थी और वो सभी से कहने लगती है कि आपको इस पोजीशन की कदर करनी चाहिए। मेरे वफादार रहेंगे तो मैं आपको इस रियासत का योद्धा बना दूंगी। वो उल्फ और ह्यू से कहती है कि आप दोनों को यहाँ से 2 दिन में निकलना होगा। वो दुश्मन के दोस्त, समर्थक, ओल्ड टाउन और लैनिस्पोर्ट और उसकी सेना को सभी का खात्मा करना होगा। मासूम लोगों की जान तो जाएगी लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है। उल्फ रानी के सामने फिर से अपनी हद पार करने लगता है, इसलिए रेनेरा उसे समझाती है कि रानी के सामने सीमा के अंदर रहने। जेसेरिस भी उसे कहता है कि तुम कभी कभी अपनी हद पार कर देते हो। हैरनहल से सर साइमन का संदेश आया होता है जो ये बताते हैं कि डेमन ने अपनी सेना खड़ी कर ली है, लेकिन उसे डर है कि डेमन रानी को धोखा देगा, शायद वो राजा बन जाएगा। रेनेरा कहती है वो ऐसा नहीं होने देगी। हैरनहल में डेमन एलिस को फॉलो करते हुए गॉड्स वुड पहुंच जाता है और एलिस उसे कहती है कि तुम जानना नहीं चाहते तुम्हारे किस्मत में क्या है। उसके बाद डेमन वेयरवुड पेड़ के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिसके बाद उसे विजन्स आने लगते हैं जिसमें वो 3 आंखों वाला रेवन देखता है, रेड कॉमेट, डेनेरिस और उसके 3 ड्रैगन्स, व्हाइट वॉकर और रेनेरा को जो आयरन थ्रोन पर बैठी हुई थी। फिर हेलेना उससे मिलती है और कहती है कि ये सब तो एक कहानी है और हम बस इसके किरदार हैं, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ एमंड हेलेना को मनाने के लिए आता है कि इस रियासत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए मेरे साथ चलो हैरनहल, हम डेमन की सेना को खत्म कर देंगे। हेलेना अपने छोटे भाई से कहती है कि तुमने अपने बड़े भाई को गिरने दिया, उसे मरने दिया, लेकिन एगॉन फिर भी गद्दी पर बैठेगा और तुम मारे जाओगे। रेनेरा और एडम हैरनहल पहुंच जाते हैं मगर सिर्फ रेनेरा लैंड करती है और वो साइमन से मिलती है जो उसे अंदर लेकर जाता है जहां पूरी सेना इकट्ठा हो चुकी थी। उसके बाद वहां पर डेमन आता है और डेमन अपनी पत्नी से कहता है कि एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है और विंटर भी आने को है और उसके साथ साथ अंधेरा भी, जो उसने अपने विजन में सब कुछ देख लिया है। रेनेरा कहती है कि तुम तो मेरे पिता की तरह बात कर रहे हो। डेमन कहता है मैंने ये सब कुछ देखा है, मैंने ये भी देखा कि हम लोग उनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। जो हमें सामने लीड कर सकता है उसके लिए मेरे भाई ने तुम्हें चुना। वो रेनेरा के सामने अपना सिर झुकाकर घुटनों पर बैठ जाता है और उसे रानी स्वीकार करता है और सभी लोग रेनेरा को अपनी रानी मान लेते हैं और शपथ लेते हैं कि वो रेनेरा के लिए अपनी जान भी देंगे। ड्रिफ्ट मार्ग पे हम देखते हैं कि सभी लोग जहाज से निकलने की तैयारी में थे और एलन कॉर्लिस से मिलने के लिए आता है। कॉर्लिस उसे कहता है कि तुम इतने शांत रहते हो, किसी से घुलते मिलते नहीं हो, अगर तुम्हें लीड करना है तो तुम्हें लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। मगर एलिन कहता है कि मुझे किसी को लीड नहीं करना। कॉर्लिस एलिन के लिए ऐसा फील इसलिए करता है क्योंकि एलिन उसका नाजायज बेटा है, लेकिन एलिन उसे कहने लगता है कि आपको क्या लगता है मेरी जिंदगी कैसी कटी होगी? आपको पता भी क्या है कि भूख एक इंसान से क्या क्या करवाती है? वो कहने लगता है कि वो ठंड में मछली बेचा करता था और कॉर्लिस अपने परिवार के साथ सामने से गुजरता था गर्म कपड़े पहनकर, और इतने सालों के बाद जाकर कॉर्लिस को उसके नाजायज बेटे की याद आई है जब उसका खुद का परिवार नहीं रहा। वो कॉर्लिस से इतना तक कह देता है कि अगर इस जंग के बाद मैं जिंदा भी रहा तो वैसे ही रहूंगा जैसे मैं हमेशा रहता था, अकेला। मिसेरिया रेनेरा से कहती है आपने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, ऊपर वाला आपके साथ है। तभी रात के समय उसे मिलने के लिए एलिसेंट आ जाती है जिसे देखकर वो भी हैरान थी। वो उसे अकेले में बात करती है। एलिसेंट
उसे अपनी दोस्त मानकर कहने लगती है कि मैं खो गई हूँ। शहर से बाहर कदम रखने के बाद ऐसा लगा बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया हो। मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी और उसके बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। रेनेरा उसे कहती है अब तो बहुत देर हो गई है, तुमने ये सब की शुरुआत की, खून बहा है, लोग मरे हैं और अब तुम खुद हाथ धोना चाहती हो उसी से जो तुमने किया है। रेनेरा उसे पूछती है तुम यहाँ आई क्यों हो, ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। एलिसेंट उसे कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को ही प्यार करते थे, मैं तो बस उनके लिए एक सहारा थी। एलिसेंट रेनेरा से कहने लगती है कि एमंड जल्दी क्रिस्टन से मिलने के लिए चला जाएगा और जब महल में कोई नहीं होगा तब तुम वहां आकर आयरन थ्रोन पर बैठ सकती हो और किसी का खून नहीं बहेगा, तुम रानी बन जाओगी और उसके बाद हम इस जंग से बच जाएंगे। रेनेरा उसे साफ साफ बता देती है कि अगर मैं उस गद्दी पर बैठ भी जाऊंगी तो मुझे एगोन को मारना पड़ेगा और ये तुम भी जानती हो और वो भी सबके सामने, और ये सब जानने के बाद भी तुम यहाँ से भागना चाहती हो। एलिसेंट उसे भीख मांगती है कि मुझ पर रहम दिखाओ और मुझे ये सबसे आजाद कर दो, 3 दिन में तुम आकर गद्दी संभाल सकती हो। रेनेरा एलिसेंट को जाने को बोलती है, जिसके अगले सीन में सारे ड्रैगन राइडर्स तैयार हो रहे होते हैं, हाई टावर्स मार्च के लिए निकलते हैं और टेसारियन ड्रैगन को हम ऊपर उड़ते हुए देख सकते हैं। स्टार्क भी ट्विन टावर के पास पहुंच जाते हैं। जैसा कि सीजन के शुरुआत में क्रेगन स्टार्क ने वादा किया था, वो अपने तरफ से ग्रे बियर्ड्स भेज देता है रेनेरा की मदद के लिए। लैनिस्टर हैरनहल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। टाइलैंड और लोहार अपनी सेना के साथ रेनेरा के घेराबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। कॉर्लिस और एलिन भी अपने जहाज के साथ निकल चुके थे। रेना जो ड्रैगन के तलाश में भटक रही थी, उसे आखिरकार शीप स्टीलर नाम का ड्रैगन मिलता है। बहुत समय के बाद हम ऑटो हाई टावर को देखते हैं और ऐसा लगता है वो जैसे पिंजरे में बंद था। एगोन लैरिस के साथ किंग्स लैंडिंग छोड़कर चला जाता है क्योंकि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।